अस्सलाम वालेकुम। आज आप जैसा कि जानते हैं कि ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का लाइव डिस्कशन है वाइवा के ऊपर और क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो आज के हमारे जो गेस्ट पैनलिस्ट मेंबर्स हैं उसमें सबसे पहले डॉक्टर मारिया जब्बार फ्रॉम एसएमडीसी, इनकी अपनी डिस्टिंक्शन भी है और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में, और फिर डॉक्टर जनरल सूफ़ी फ्रॉम एलएमडीसी, और इसके अलावा डॉक्टर नूरुल नैन, वो भी एलएमडीसी से हैं। ये सारी की सारी खुद भी पोजीशन होल्डर्स और डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं। इसके अलावा डॉक्टर इंजर वो हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। तो अब मैं बगैर क्यों टाइम ज़ाया किए हुए डॉक्टर नूर को ओवर करूँगा। डॉक्टर नूर, अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट कीजिए। Walaikum assalam. I will explain. I will start from रेस्टो। रेस्टो में अगर आप आए, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि ऑपरेटिव में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सिर्फ रेस्टो का नहीं है। मुझे लगता है ये कि रेस्टो और एंडो में से इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ये गलती की थी कि जब वाइवा था तो मुझे ये लगा था कि शायद सिर्फ रेस्टो में से क्वेश्चन पूछेंगे, और आई गेस एक दिन था मेरे पास, तो मैंने पूरी रेस्टो पढ़ के और पूरी एंडो छोड़ दी थी। और मुझसे इंटरनल ने सारे क्वेश्चंस एंडो में से पूछे थे और एक्सटर्नल ने आधे क्वेश्चंस एंडो में से पूछे थे। लेकिन एक्सटर्नल का ये सीन था कि उन्होंने थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे थे तो मुझे आते थे, लेकिन मुझे अपनी इंटरनल का एक भी क्वेश्चन सही से नहीं आता था क्योंकि मैंने एंडो रिवाइज नहीं की थी। तो सिर्फ रेस्टो नहीं पढ़नी वाइवा में, एंडो भी पढ़ के जानी है। अच्छा, अगर चैप्टर वाइज देखें तो सबसे पहले जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें चैप्टर 1 है ना, जो आर्ट एंड साइंस का, उसमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना वैसे, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो फंक्शनल कास्प्स और नॉन फंक्शनल कास्प्स का लिखा हुआ है, जो कभी कभी वाइवा में पूछते हैं कि फंक्शनल कास्प कौन सी होती हैं, मतलब होता क्या है, और कौन सी कास्प को फंक्शनल कहते हैं, कौन सी को नॉन फंक्शनल कहते हैं। दोनों मैक्सिलर मैंडिबल के पूछते हैं, तो इनका थोड़ा सा लाइक डेफिनेशन और बेसिक डिफरेंस, और मैक्सिलर मैंडिबल में कौन सी कास्प को फंक्शनल और नॉन फंक्शनल कहते हैं, इसमें बस इतना पता होना चाहिए। आगे चैप्टर 2 और 3 जो है वो डेंटल केरीज है। डेंटल केरीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेस्टो का। एक कॉम्पोजिट और एक एमैल्गम, ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीनों में से पूछे जाते हैं। तो डेंटल केरीज डॉक्टर जन्नत स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाली बात है, ऑपरेटिव का वाइवा है तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ जो आपने क्लिनिक में की है, क्लिनिक में सीखी है या क्लिनिक में आपको बताई गई है, दैट शुड बी समथिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर। बेसिकली आपको बहुत क्लियर होना चाहिए उन सब चीज़ों के मामले में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हैं और वो बहुत, क्योंकि बेसिक्स होते हैं। तो हो सकता है आपसे बहुत कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप बेसिक्स आंसर नहीं कर पाएंगे तो दैट्स गोना गिव ऑफ अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर, स्पेशली एक्सटर्नल एग्जामिनर पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले डेंटल केरीज हमारे साथ हो चुका है, हमारी ही बैच वालों के साथ, कि शी वाज आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केरीज एंड शी फ्रीक्ड आउट एंड शी वेंट आउट कि मैं पढ़ के आती हूँ। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम मेकिंग अप, this has actually happened. So please make sure you know the definition of dental caries, ठीक है, because it is a very basic thing. हम उसको मुश्किल चीज़ों के चक्रों में छोड़ जाते हैं, ठीक है। So first of all dental caries की definition, ठीक है, उसकी etiology क्या है, उसके अलावा there is this case Jordan diagram, ठीक है, ये जो सारा Venn diagram है, इसको it's not like something that you have to cram, but you should know it, ठीक है। Primary factors कौन से हैं और secondary factors कौन से हैं, सही। Then उसके अलावा चीज़ों को रिलेट करना कि केरीज में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका रोल है, किस किस चीज़ को किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। देयर इज अ स्टीफन्स कर्व, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रॉफ का सवाल भी है, ये ओरल पैथोलॉजी में आ चुका है, रेस्टो में हमें पढ़ते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, और वाइवा में भी इससे सवाल हो सकता है, लाइक, ठीक है। उसके बाद आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ केरीज, ठीक है। देयर इज अ टेबल 2.5 इन आर्ट एंड साइंस, जो मेरे पास इसका एडिशन है आर्ट एंड साइंस का, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यूबी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो यू कैन मिस इट, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज इट, और पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आप एक्टिव केरीज कह रहे हैं, रेस्टिव केरीज कह रहे हैं, बैकवर्ड क्या है, फॉरवर्ड क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। एंड देन रूट केरीज का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जा सकता है कि स्पेशली इन एल्डरली पीपल, ठीक है, इसकी क्या वो होती है, हाउ वुड यू रिकग्नाइज इट क्लिनिकली, ठीक है, किस तरह पता चलेगा, रीजंस क्या क्या हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक। एंड देन मूविंग ऑन, उसके बाद इनामल केरीज, डेंटिन केरीज हैं, ठीक है, यू शुड नो ऑल ऑफ दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। उनके जोन्स हैं,
इम्पोर्टेंट हैं, थ्योरी वाइज भी और वाइवा के मतलब कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, बट आई थिंक दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट U2 है, और वैसे भी पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट आर द सलाइवरी केरीज के अंदर सलाइवरी फैक्टर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो इट्स रिटन इन द बुक, सो मेक श्योर यू डू look at it and try to memorize it। अच्छा, यहाँ पे it's a very strange thing but very important। हमारी जो HOD है डॉक्टर साइमा रज़ा खान, ठीक है, अगर किसी की भी वो एज एक्सटर्नल आती हैं तो आपको चैप्टर नंबर 3 में जो सर्जिकल मॉडल ऑफ केरीज मैनेजमेंट है और जो मेडिकल मॉडल ऑफ केरीज मैनेजमेंट है एंड देन केरीज रिस्क असेसमेंट, इसको वो घुमा फिरा के बहुत ज्यादा तरीकों से पूछती हैं। एंड हमारे जैसा बंदा भी उस वक्त उसको, स्पेशली अगर आप वाइवा में बैठे हैं तो इसको कॉम्प्रीहेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कि वो पूछना क्या चाह रही है। तो डॉक्टर साइमा रज़ा खान डजंट आस्क सीधे सीधे सवाल, नो नेवर, ठीक है, वो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाती हैं तो शी एक्सपेक्ट्स कि हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें। ठीक है, तो मेक श्योर यू डू अंडरस्टैंड इट, मेडिकल मॉडल, सर्जिकल मॉडल एंड द रिस्क असेसमेंट। ठीक, एंड देन उसके बाद वी हैव salivary analysis, not that important viva point of view से, ठीक है। and then there is a table 3.3, this is I think most important according to the viva, तो हमारे लिए हमारी इंटरनल के लिए तो हमें बहुत जरूरी होता है, because she is going to give you कि ऐसा एक सिनेरियो है, पेशेंट को ये मसला है। फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट है, ठीक है, उसके पास वो कहेंगे कि उसका जो उसने उसका आपने सलाइवरी एनालिसिस कराया है, ठीक है, उसका उसमें म्यूटेंट सेप्रोकोकाई का काउंट बहुत ज्यादा था, ठीक है, एंड लैक्टोबैसिलस काउंट भी ज्यादा था। नाउ गो ऑन एंड टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट, ठीक है। और देयर कम्स अ पेशेंट टू यू, ठीक है, उसके ना मल्टीपल केरियस लीजन्स हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम भी है, तो हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट द ट्रीटमेंट, ठीक है। सो बेसिक है, आसान है, लेकिन समटाइम्स दे आर डिफरेंट टू कॉम्प्रिहेंड, स्पेशली जब आप वाइवा में बैठे होते हैं। तो मेक श्योर आपको सिनेरियोस के साथ रिलेट करना आता हो ट्रीटमेंट को। इट्स नॉट जस्ट यू हैव टू रटिफाई द थिंग्स एंड देन जस्ट लाइक एंड देन गो ब्लैंक जब आपसे कोई इस तरह से सिनेरियो के वे में सवाल पूछा जाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई थिंक आगे फ्लोराइड्स, ठीक है, फ्लोराइड्स की जितने भी वेज होते हैं, हाउ मतलब जिस वे में हम फ्लोराइड पेशेंट को दे सकते हैं, वो सारे आपको मेथड्स पता होने चाहिए, सारे उसकी जो फॉर्मुलेशंस हैं वो पता होने चाहिए। सोडियम फ्लोराइड इज द बेस्ट एंड द मोस्ट आई थिंक चीप सोर्स ऑफ फ्लोराइड दैट इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, स्पेशली कि अगर आपके अंदर एक पेशेंट आ रहा है जिसके अंदर एक्टिव केरीज लीजन है, लेकिन वो अभी इंसिपिएंट केरीज लीजन है, तो उसका जो हमेशा ट्रीटमेंट होता है दैट इज गोइंग टू बी थ्रू फ्लोराइड्स, ठीक है। वी हैव टू अरेस्ट द केरीज लीजन, तो इसलिए पता होना चाहिए कि हम किस किस फॉर्म में फ्लोराइड दे सकते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फनी थिंग इज देयर इज हमारे पास एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे टेबल 3.1 में, द मैकेनिज्म रीमिनरलाइजेशन एक्शन ऑफ द एसिड रिलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड्स की, ठीक है, जिसमें ACP एंड CPP है। तो माय एक्सटर्नल आस्क्ड मी कि डू यू नो द नेम ऑफ द टूथपेस्ट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, द ब्रांड और द लाइक द ट्रेड नेम ऑफ दैट टूथपेस्ट। सो ऑब्वियसली आई डिडंट नो, सो इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जस्ट स्टूपिड बात क्या कह सकते हैं, सही है। सो यू शुड नो दैट। एंड देन सीलेंस, ठीक है। नाउ एक चीज होती है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ डॉक्टर साइमा, कि वो पूछती हैं सीलेंस कब देते हैं पेशेंट्स को, और इसके अलावा लाइक इंडिकेशंस, आई विल कम बैक टू इट अगेन लेटर, ठीक है। सो आपको बताना चाहिए सीलेंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंस को याद कर रही हो? हाँ, वो देयर इज दिस डिफरेंशिएशन दैट शी आस्क्ड, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स कब देते हैं और सीलेंस कब देते हैं। प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशंस और सीलेंट्स में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली, थैंक यू डॉक्टर नूर। हाँ, सो सीलेंट्स कब देंगे और प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशंस कब देंगे, इनकी बहुत ज्यादा क्लियर कट इंडिकेशंस हैं, तो मेक श्योर यू स्टडी दैट। बहुत इंपॉर्टेंट बायो क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, so you should do that. And then again I think one of the most favorite questions of theory and viva, pulp cap, indirect pulp cap, direct pulp cap, the materials used, उनके mechanism of action, all very important, ठीक है। तो ये तो ऐसी चीजें जो आपको आना ही आना चाहिए, आपको कुछ नहीं आता ना, आपको ये जरूर आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मूविंग ऑन टू सॉरी चैप्टर 3 में xylitol का वो पूछते हैं रोल।
बहुत ज़्यादा पूछते हैं हमारे yes. कॉलेज में तो xylitol Xylitol, वगैरह। हाँ हाँ, okay, I skipped that. I'm so sorry, my bad. Xylitol, yes, it's a very important thing. Basically, मुझसे भी पूछा गया था, और तो सेंडअप के बारे में, but yes, xylitol का पूरा mechanism of action है, वो किस चीज को अटैक करता है, basically it is attacking the mutant streptococci. तो yes, very important. My bad, I skipped it. So yes, very very important question. Viva के point of view से. ठीक है, उसके बाद अगेन रूट केरीज की मैनेजमेंट आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले टेबल में भी लिखी है, सो मेक श्योर यू डू दैट टेबल गुड इनफ कि आपको कोई सिनेरियो की उसमें बेसिस में पूछा जाए तो आप बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज पेशेंट असेसमेंट। तो इसमें आई थिंक ऐसा कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक यू शुड नो दैट देयर इज दिस ICDS असेसमेंट या स्कोरिंग सिस्टम, ये UQ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन I don't think anyone ever asked this question. Again, इसमें amalgam do's हैं, overhangs हैं, marginal ditching है, voids and ये सब चीजें। तो maybe just give it a read. आपसे कोई पूछ सकता है कि amalgam do's क्या होते हैं, overhangs क्या होते हैं, so at least you can tell them the basic definition. Again, वही चीज़ है, basics हैं, तो basics को कभी भी ignore करना is I think the most stupid thing. So just give it a read. At least you can answer something. At least say something about it. उसके बाद I think prognosis की definition that can be asked. What is prognosis? We talk a lot about this. Is something that is used a lot in dentistry or any other field of medicine. तो prognosis का पता होना चाहिए कि what do we mean by prognosis. Infection control में I guess बहुत basic सी चीजें हैं, ये viva में no, I think no. इसमें you don't have to, I think just maybe you can skip it for the viva, not for your profs, but yes, for the viva you can. Pain control again बहुत basic है, आपको पता है कि कौन सी drugs commonly use होती हैं, just make sure you know the name of the drugs, ठीक है, and their mechanism of action, or maybe which obviously pain control के लिए हम analgesics ही देते हैं, या फिर हम sometimes anti-inflammatory drugs दे रहे होते हैं, तो that's all you need to know about this chapter and that's it. अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स आपके अगर तो आपका ऑब्वियसली वाइवा में है, आपका प्रैक्टिकल है, तो इंस्ट्रूमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा वाइवा में तो इससे ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है। अगेन थियोरेटिकली इट इज इम्पोर्टेंट, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सो मे बी यू कैन स्किप इट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, यू शुड नो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है क्या और उसके पर्पस क्या है, किस लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स इट। उसके बाद वी हैव चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में दिस आर द पोजीशंस। आई थिंक बहुत क्लियर कट होना चाहिए आपको इस स्पेशली इन द पोजीशंस, ऑपरेटर की क्या पोजीशन है और पेशेंट की क्या पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, तो वो यू शुड नो इट। ये अगेन उसके आपकी क्लिनिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे वाइवा में दिस ईयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे अबाउट द क्लैम्प्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लैम्प्स कौन कौन से हैं, मटेरियल क्या है, बटरफ्लाई क्लैम्प क्या है, आइवरी नंबर 9 एंड स्टफ, ठीक है। तो मेक श्योर एंडो की बुक में ये चीज़ें बहुत क्लियर कट लिखी हैं। अगेन रेस्टोरेटिव में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एंडो की बुक में पूरा चैप्टर है अबाउट द क्लैम्प्स, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छी तरह करके जाए। एंड आई थिंक पेज नंबर 138 पे वी हैव अ फिगर जिसमें डिफरेंट बनी है क्लैम्प्स। दिस इज द फिगर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जस्ट मेक श्योर यू गिव इट यू नो अ रीड, बिकॉज उस वाइवा में फिर हम बहुत ज़्यादा यू नो इट्स लाइक वेरी समथिंग, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वी गेट कंफ्यूज्ड। और वो ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लाइक मैंने शायद गलत लगाया हुआ था, मैंने अपनी तरफ से ठीक लगाया था, लेकिन मुझे उन्होंने कहा था कि ये क्लैंप आपने ठीक नहीं लगाया हुआ, ये इस साइड इस लाइक ये आपने कोई और क्लैंप किसी और जगह पे लगाया हुआ है। तो शायद उन्होंने मेरे मार्क्स में इस चीज़ के डिडक्ट किए हों, लेकिन मुझे ये एक्सटर्नल बात वो एक चीज़, हाँ, एक चीज़ वो पता होनी चाहिए कि जब हम रेस्टो कर रहे हैं तब हम क्लैम्प और तरह से लगाते हैं, और जब हम एंडो कर रहे हैं तब क्लैम्प लगाने का तरीका डिफरेंट होता है। एंडो पे हम उसी दांत पे क्लैम्प लगा रहे होते हैं, एंड रेस्टो पे अवे फ्रॉम दैट व्हिच वी आर ऑपरेटिंग ऑन। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वी पुट द क्लैम्प ऑन द सेम टूथ, हम ये भूल जाते हैं कि दैट्स फॉर एंडो एंड नॉट फॉर रेस्टो। उस चीज को मेक श्योर यू डू दैट। बट अदर देन द क्लिनिकल थिंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि उसके अलावा भी पूछा जाता है इन योर टेबल वाइवा।
तो पता होना चाहिए क्लैम्प्स के बारे में, यू शुड हैव गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक, उसके बाद मूविंग ऑन टू आई थिंक इसमें बाकी सारी क्लिनिकल टेक्निक्स हैं, तो इसमें ज़्यादा मे भी आपसे पूछ सकते हैं कि हमने रबर डैम के यूजेस, ठीक है, और उसके अलावा अगर रबर डैम हम नहीं यूज करें तो व्हाट आर द अदर वेज फॉर आइसोलेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, देयर लाइक 8, ठीक है, आप जॉट देम डाउन। तो कॉटन रोल, सेलुलोज वेफर्स है, थ्रॉट शील्ड है, रिट्रैक्शन कॉर्ड है, हाई वॉल्यूम इवैक्यूएटर, सलाइवा इजेक्टर्स, माउथ ड्रॉप्स एटसेट्रा, ठीक है। तो यू शुड नो द अल्टरनेटिव्स। ये पूछते हैं क्वेश्चन कि क्लास 5 में आप कैसे करेंगे आइसोलेशन। हाँ, वो रिट्रैक्शन कॉर्ड है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, एंड देन फिर आता है हमारे पास आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ रेस्टोरेटिव, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बनाता है। दैट इज द नेम इटसेल्फ सेज द फंडामेंटल्स ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड पल्प प्रोटेक्शन, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो इसमें आई थिंक हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी आउटलाइन फॉर्म क्या होगी फॉर अमालगम एंड कॉम्पोजिट टूथ प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं इन मटेरियल्स के लिए। आई थिंक वो क्लिनिक में हमने इतना किया होता है, दैट वी नो, सही है। एंड फॉर दोज हु हैवंट डन क्लिनिक, जिस तरह अभी इस साल जो लोग फाइनल ईयर में है उनके लिए ये चीजें आई थिंक बुक से याद करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लिनिक्स में नहीं गए। सो प्लीज गिव इट अ रीड। एंड देन अगेन अ वेरी फेवरेट वो आई हैव अ क्वेश्चन, अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड डेंटिन के डिफरेंसेस। ठीक है, और क्लिनिकली आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंसेस। ठीक है, तो उनके एक होते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, ठीक है, व्हिच यू हैव टू डू फ्रॉम द बुक, और एक होते हैं जो आपको क्लिनिकली नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, शॉर्ट ये कि जो आपकी इन्फेक्टेड डेंटिन होती है वो इट्स ऑलवेज सॉफ्ट एंड इट कम्स आउट वेरी इजीली जब आप उसको स्कूप आउट करते हैं विद योर स्पून एक्सकवेटर। ठीक है, अफेक्टेड डेंटिन इज नॉट दैट मच सॉफ्ट और पोरस। ठीक है, और जो इन्फेक्टेड होती है वो हमेशा आउटर होती है, एंड अफेक्टेड इज द इनर कैरियस डेंटिन। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन यू शुड नो ऑल अबाउट द टूथ प्रिपरेशन, इंटरनल वॉल्स कौन सी, एक्सटर्नल वॉल्स कौन सी है, पल्पल वॉल, एक्सटर्नल आपके फ्लोर्स इन योर इनामल वॉल एक्सेट्रा, ये सब चीजें फॉर योर क्लिनिक। ठीक है, जब आपने टूथ प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, तो यू शुड नो ऑल ऑफ दैट। ठीक है, उनके एंगल, लाइन एंगल क्या होता है, पॉइंट एंगल क्या होता है, केवो सरफेस एंगल एंड केवो सरफेस मार्जिन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि बताएं इस टूथ पे इसका केवो सरफेस मार्जिन कौन सा है। ठीक है, तो मेक श्योर आपको पता हो। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, एंड देन इनामल मार्जिन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ठीक है, ये भी पूछ लेते होते हैं इस वाइवा में बहुत ज्यादा कि आप व्हाट विल यू डू। ठीक है, ये इट्स रिटन ऑल ओवर हियर, सो यू हैव टू डू इट। फिर उसके बाद आपकी प्रिपरेशंस है, इंडिविजुअल प्रिपरेशंस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्किप, ये करना ही करना है। अगर आप वाइवा के लिए नहीं भी करके जा रहे हैं तो आपको फिर भी क्लिनिकली एक दफा करना ही पड़ेगा। सो मेक श्योर यू डू ऑल ऑफ दैट। और इसमें से आप आई थिंक कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब इसमें मैं कोई I cannot extract a few questions out of this chapter and then tell you कि यार ये बहुत ज़्यादा no I can't। ठीक है, तो make sure कुछ ना भी जाने तो प्लीज चैप्टर 9 करके जाएं आप लोग। And then there is मैं बताऊं, इसमें से पूछा था हमसे डॉक्टर साहिबा ने पूछा था क्लिनिकल वाइवा में कि अगर आपने एक कैविटी बना दी है और वो फ्रैक्चर हो गई है, तो उसमें कौन सा, उन्होंने ये पूछना चाह रही थी क्या फीचर उसका आपने नहीं फॉलो किया था, लाइक रेजिस्टेंस रिटेंशन वगैरह में से। हाँ, रेजिस्टेंस रिटेंशन। तो उसका आंसर प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म था कि हमने प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए थे, इसलिए वो जो है कैविटी बनाती फ्रैक्चर हो गई थी, लाइक 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। दूसरी ये बात, और साथ में वो ये भी बहुत पूछती थी रेजिस्टेंस और रिटेंशन की डेफिनेशन, इन दोनों की डेफिनेशन भी बहुत पूछती थी। मतलब इनकी वही ना, मतलब दिस होल चैप्टर इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो अगेन बेसिक्स, प्राइमरी फॉर्म, रेजिस्टेंस फॉर्म, उसके बाद सेकेंडरी रेजिस्टेंस फॉर्म, फिर आपकी रिटेंशन फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये बहुत आई थिंक बेसिक्स हैं, तो ये तो अगर आप नहीं बता सकेंगे तो अल्लाह मालिक। प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। एंड देन देयर इज अगेन डिसेंसिटाइजेशन। आई गेस इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि डेंटिन सारा जो फ्लूइड मूवमेंट है वो आउटवर्ड होती है, इनवर्ड होती है। ठीक है, जब हम कोई उसके ऊपर डिसेंसिटाइजर अप्लाई करें या उसके बाद व्हेन वो टैग फॉर्मेशन होती है, रेजिन टैग फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीजें अगर आगे भी हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा देन वी हैव द अदर काइंड ऑफ प्रिपरेशंस फॉर अमालगम, जिसमें एक हमारे पास बॉक्स ओनली प्रिपरेशन है, एंड देन वी हैव द अमालगम टनल टूथ प्रिपरेशन। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को होता है,
तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट। ठीक है कि बॉक्स ओनली में आपका हमेशा याद रखें कि जब बॉक्स ओनली प्रिपरेशन है तो उसमें ऑक्लूजन सरफेस इंटैक्ट होता है। तो अगर आपसे सिनेरियो में पूछा जाए कि इस तरह का एक टूथ है, ठीक है, जिसमें हमें एक किसी भी प्रॉक्सिमल सरफेस पे आइदर डिस्टल आप सरफेस आपको केरीज मिल रही है, ठीक है, लेकिन उसका ऑक्लूजन सरफेस इज इंटैक्ट, ठीक है, तो यू हैव टू आंसर कि हम इस पे कौन सी प्रिपरेशन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बॉक्स ओनली प्रिपरेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि टूथ का ऑक्लूजल सरफेस इज इंटैक्ट, इट्स नॉट डैमेज, ठीक है, उसको केरीज ने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है, उसके अलावा यस देयर इज अनदर थिंग जो इसमें होती है जिसके बारे में बहुत पूछते हैं, दैट इज बेवल। ठीक है, हम बेवल किस तरह बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी जो इनामल रॉड होती है, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करके वी आर गिविंग ऑफ बेवल ताकि उसकी जो मार्जिन स्ट्रेंथ है वो प्रिजर्व हो। ठीक है, अगर हमने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो टूथ आपकी जो फिलिंग उसके समेत आपका टूथ इट्स गोइंग टू गेट फ्रैक्चर्ड से जब उस पे लोड आएगा। यू मेक श्योर, ठीक है, बेवल हम इसलिए देते हैं। So this is again very important. ठीक है, next we have chapter number 10, ठीक है, enamel and dentine adhesion। ये again बहुत important है क्योंकि इसमें वो सारी resin tag formation और किस तरह से पूरा mechanism है, इसमें lot of things। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी figure 10.1 है, the key steps to the development of good adhesion। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कैसे how do you go about the adhesion process, ठीक है, और उसमें क्या क्या हो रहा होता है, सही। एंड देन देयर इज इनेमल एडिशन में एसिड एच टेक्निक है। इस एसिड एच टेक्निक की आपको हर चीज पता होनी चाहिए, हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने का रैशनल, ऑब्वियसली हम 37% फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, पहले कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, उनको कम करके 37 पे लाया गया। व्हाई? बिकॉज अगर इवन इफ यू यूज 60% phosphoric acid, it is going to give you the same amount of roughened enamel surface और डेंटिन सरफेस, ठीक है, जो आपको 37% फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिल रही है। ठीक, उसके बाद किस तरह की पेरेंट्स आती है, फ्रॉस्टी पेरेंट्स आती है, वंस यू वॉश इट ऑफ, ठीक है, आप उसको कितनी देर के लिए एच कर रहे हैं, एवरीथिंग। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, दैट इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 20 मेगापास्कल्स। सो ये चीजें तो मतलब आपको ऑन योर फिंगर टिप्स। एंड देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एच पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, यू हैव 3 काइंड्स ऑफ एच पैटर्न्स, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है और एक टाइप 3 है। ठीक है, तो इट इज रिटन टाइप 1 में आपके जो प्रिज्म कोर्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और टाइप 2 में आपका कोड जो प्रिज्म कोर्स जो है वो प्रिजर्व रहते हैं और आपके रॉड्स डिसॉल्व हो जाएंगे। और टाइप 3 इज इन अपेरेंट काइंड। ठीक है, इसमें यू कैन नॉट डिफरेंशिएट के बिटवीन द टू कि कौन सा ज्यादा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा डिसॉल्व। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट। फिर उसके बाद द होल मैकेनिज्म अगेन एज आई टोल्ड यू, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे रेजिन टैग बन रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अनदर थिंग, मुझे क्वेश्चन याद आया अबाउट जब हम बात कर रहे होते हैं पल्प कैपिंग की, तो उसमें वंस हमारी मैम ने पूछा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की टाइप्स। ठीक है, तो दिस इज आई थिंक अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो देयर लाइक सेटिंग एंड नॉन सेटिंग टाइप्स होती हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो ये चीज मुझे एकदम याद आई, सो आई थिंक यू शुड नो। उसके बाद ये जो आपको वो ये कॉन्फ़िगरेशन भी पूछती हैं कि सेटिंग और नॉन सेटिंग में क्या डिफरेंस होता है और वो किस तरह कमर्शियली अवेलेबल होता है, कि ड्रॉप फॉर्म में होता है, पेस्ट सिस्टम में होता है, टू पेस्ट सिस्टम होता है या सिंगल पेस्ट सिस्टम होता है, तो वो सारा यू शुड नो व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लुक्स लाइक एज वेल। ठीक, एंड देन वी हैव कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन से लेके और किस क्लास ऑफ प्रिपरेशन में आपका कितना कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर होता है, ठीक है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ज़्यादा, जितना आपका कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर जो है वो कम होगा, ठीक है, उतना अच्छा आपकी जो है वो कैविटी प्रिपरेशन होगी और उतनी सेफ। जैसा क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, तो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी जो है वो सबसे मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ आपकी प्रिपरेशन कौन सी है। तो आई थिंक दैट्स क्लास 5, क्योंकि उसमें एक सरफेस जो है वो बाउंड होती है, बाकी यू हैव जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, वो बाकी चारों सरफेसेस के अराउंड हो रही होती है, तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस कम होते हैं। ठीक, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा आई थिंक व्हाई आई डोंट नो, लेकिन हमारे इंटरनल को ये एडिसिव्स बहुत पसंद है। वो पूछती हैं उनकी एक एक क्लास और किस तरह से उनकी एवोल्यूशनरी जनरेशंस है बेसिकली उनकी, और किस तरह से वो एवोल्यूशन उनकी बेसिक उनका रैशनल क्या था। ठीक है,
और फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एच एंड रिंस एडहेसिव सिस्टम, ये पूरा उसमें हो क्या रहा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आई थिंक यू हैव टू स्टडी इट, ठीक है। एंड अनदर थिंग आई थिंक जो डॉक्टर साइमा बहुत ज्यादा पूछती होती है वो ये था, हाँ, प्राइमर की डेफिनेशन, एचएन की डेफिनेशन एंड बॉन्डिंग एजेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता, टेबल 10.3 में पेज 195 पे ये देयर इज अ टेबल, इसमें पहली जो उनके पॉइंट्स है, ठीक है, वो बेसिकली दैट्स व्हाट यू गोइंग टू टेल देम। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ प्राइमर और व्हाट इज अ बॉन्डिंग एजेंट, ठीक है, व्हाट इज एन एजेंट, ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। ये पूछ लेते हैं और हम ऑब्वियसली वी डोंट स्टडी इट, तो प्लीज स्टडी इट, ठीक है। एंड देन वी हैव एक और आई वांट टू ऐड अ क्वेश्चन। मुझसे उन्होंने एडहेसिव की कंपोजिशन पूछी थी स्टैंड अप में और मुझे वो नहीं आती थी। हाँ, यस, तो यू नो अगेन बहुत बेसिक चीजें, क्योंकि हम मुश्किल के पीछे भाग रहे होते हैं तो हम बेसिक्स छोड़ जाते हैं। तो यस, दिस इज अगेन, अगर मैं कहूँ तो टेबल 10.3 आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक अगेन अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन, माइक्रो लीकेज और नैनो लीकेज के डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो लीकेज कब बोलेंगे दांत में हो रही है और नैनो लीकेज का मतलब क्या है, सही है। तो प्लीज डू मेमोराइज इट। फिर उसके बाद आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका डॉक्टर साइमा का एक क्वेश्चन भी था कि इनको ट्रीट कैसे करते हैं, कि प्रिवेंट कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं माइक्रो लीकेज को और नैनो लीकेज को। हाँ, प्रिवेंट, हाँ, माइक्रो लीकेज को प्रिवेंट वो ये था कि बेसिक यूजुअली आप यू विल सी इट इन कॉम्पोजिट, ठीक है। तो कॉम्पोजिट में जब भी हम जितने भी उसके स्टेप्स होते हैं कि आपने उसको इंक्रीमेंट्स पे प्लेस करना है, हर इंक्रीमेंट को आपने प्रॉपर्ली क्योर करना है, फिर आपने हर इंक्रीमेंट को डायगोनली प्लेस करना है अलोंग द वॉल्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जितनी कम होगी उतनी ज्यादा माइक्रो लीकेज के चांसेस कम होंगे, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। तो वही अगेन करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्टोरिंग कॉन्टैक्ट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर मैट्रिक्स स्पैन, वो पूरा मैट्रिक्स सिस्टम है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको कुछ ना भी पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स स्पैन देख क्यों रहे होते हैं, और सेकेंडली उसके सिस्टम्स कौन कौन से हैं। नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स बट यू शुड नो। आपको सिनेरियो देके पूछ सकते हैं कि एक दांत है, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ डिस्टल पोर्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, या उसका सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन इन्वॉल्व है, हमने उसकी फिलिंग करनी है। तो जरूरी नहीं है कि हम उसको प्रॉपर जो है वो टोफल माइल रिटेनर लगा के उसके ऊपर यूनिवर्सल मैट्रिक्स स्पैन लगाएंगे, ठीक है। हम उसको सेक्शनल मैट्रिक्स स्पैन भी दे सकते हैं, उससे उसकी जो फिलिंग है, ठीक है, उसकी जो कंपैक्शन है दैट इज गोइंग टू बी बेटर एज कम्पेयर टू अगर हम उसको ऑल अराउंड कवर करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए, जिस मेक श्योर कि आपको पता हो कि इनकी यूजेस क्या क्या है और सिस्टम्स कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। क्लिनिक में आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इतना अगर आपको आता हो तो दैट्स गुड इनफ, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉम्पोजिट, ठीक है। कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस में अगेन के वही कॉम्पोजिट की सबसे पहले तो उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिलर्स की कॉम्पोजिशन भी पूछ लेते हैं, आई थिंक इट्स ये बहुत रट्टे वाली चीजें लेकिन पूछते हैं, ठीक है, कि मिडीफिल, मिनीफिल, माइक्रोफिल, नैनोफिल और उसके अलावा इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों इनमें जो है बाद में जैसे जैसे इनमें एवोल्यूशन हुई उसकी क्या रीजन थी, ठीक है। ऑब्वियसली जो पहले वाले थे उनमें, और उसके अलावा स्ट्रेंथ आपने करनी हो तो पार्टिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी हो तो पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको फ्लोएबल, आपको अगर कॉम्पोजिट चाहिए तो उसमें हम कौन से पार्टिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। यू शुड नो ऑल ऑफ दैट। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्लिनिक में भी पूछे जा सकते हैं, टेबल वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगेन पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज एंड हाउ डू यू रिड्यूस इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इसमें सी फैक्टर दिया हुआ है, तो अगेन क्लास 5, ठीक है। अगर टू प्रिपरेशंस में देखा जाए तो बेस्ट, ठीक है, दैट्स योर क्लास 5 बिकॉज एक वो बॉन्डेड है, बाकी सारी फ्री है। इसका मतलब ये है कि the force distribution, ठीक है, is along 4 other surfaces, ठीक है। तो fracture के chances are minimized to the max, ठीक हो गया। and then linear coefficient of thermal expansion, बहुत ज्यादा important water absorption, ठीक है। आपको ऐसे सिनेरियो पूछ सकते हैं, ठीक है, एक दांत था उसमें हमने composite फिलिंग की, ओवर द टाइम वो फिलिंग जो है, ठीक है, इट स्टार्टेड वो दांत से बाहर आना शुरू हो गई, ठीक है। उसके अलावा वो डिसफिगर हो गई, डिसकलर हो गई, ठीक है।
तो इसमें जो है दोनों का रोल है, लीनियर कोएफिशिएंट का भी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसके अलावा आपकी वाटर सॉर्प्शन का। तो हमें जब पता चलता है कि भाई ओवर द टाइम आपकी कॉम्पोजिट फिलिंग को डिसफिगर हो गई, ठीक है, वो दांत से बाहर आ रही है, इट इज अबाउट टू लाइक कम आउट कंप्लीटली, तो हमें हमेशा ही लगता है कि ओ इट इज ड्यू टू द लीनियर कोएफिशिएंट वाला फैक्टर, बट इट्स नो, वाटर सॉर्प्शन का भी रोल है, बिकॉज कॉम्पोजिट इट सॉर्ब्स वाटर, सो यू हैव टू नो, यू नो, अगेन सिनेरियो में क्वेश्चन को आंसर करना आना चाहिए। ठीक हो गया। फिर wear resistant surface texture, no, not very important, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, बुक में एक चीज नहीं लिखी हुई, वो आई थिंक अमेल्गम क्लास 5 एंड क्लास 3, एम आई राइट? तो वो चीज प्लीज देख लीजिएगा कि उसकी इंडिकेशंस क्या क्या है और कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई थिंक इस चैप्टर में जो एंड वाले बॉक्सेस हैं, द कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, कॉजेज एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, ठीक है, 238 पे मेरे पास तो है फ्रॉम बॉक्स 2.2 टू ऑनवर्ड्स बॉक्स 12.8। ये सब जो है ना सिनेरियो के फॉर्म में हमसे, हमारी इंटरनल तो ऐसे ही पूछती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये पढ़ के जाए और आपको पता हो कि इसमें किस तरह से सवाल आ सकता है, एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आंसर। बहुत ट्रिकी नहीं है, लेकिन समटाइम्स नहीं समझ आता। तो ये जो है ये सारे इटसेल्फ यूक्यूज भी है और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव chapter 13 class 3 and class 4 direct composite restoration. I think again इसमें हाँ, इसमें important चीज lingual versus facial approach, सही है, पेज नंबर 242, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लिंगुअल यूजुअली हम लिंगुअल अप्रोच यूज करते हैं, लेकिन हम फेशियल अप्रोच कब कब यूज करेंगे, यू शुड नो दैट, ठीक है, दैट कैन बी आस्क्ड। फिर उसके बाद आपके पास वही आउटलाइन फॉर्म और ये वो सब बहुत, ये क्लिनिक से रिलेटेड चीजें हैं, तो आई थिंक पता होनी चाहिए। और उसके बाद आई थिंक हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रिटेंशन इन क्लास 4, ठीक है, क्लास 4 हमें पता है, ठीक है, कैसी कैविटी प्रिपरेशन है, तो उसमें हम रिटेंशन कैसे देते हैं, ठीक है। तो इसमें देयर आर आई थिंक 3 पॉइंट्स व्हिच आई हैव जॉटेड डाउन, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर, ठीक है। हम बेवल करते हैं कि वो सरफेस मार्जिन को, ठीक है। उसके अलावा जिंजिवल रिटेंशन ग्रूव्स देते हैं, ठीक है, विद द क्वार्टर बर, ठीक है। उसके अलावा वी गिव द डॉवटेल एक्सटेंशन ऑनटू द लिंगुअल सरफेस, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको यूज करके वी डू हमारी रिटेंशन इंक्रीज करते हैं इन क्लास 4, ठीक है। और अच्छा, आई थिंक उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मुझे याद आया है, आई थिंक कॉम्पोजिट में पूछा जाता है लेयरिंग टेक्निक, ठीक है। तो आई थिंक डॉक्टर नो इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट, तो प्लीज वो गो अहेड। डॉक्टर साइमा पूछती थी कि क्लास 4 को आप किस टेक्निक से रिस्टोर करते हैं, तो उसमें लेयरिंग टेक्निक का बताना होता था। उसमें डिफरेंट शेड्स यूज करते हैं डिफरेंट लेयर्स में, ताकि वो लाइक एस्थेटिकली सही रहे। हाँ, एस्थेटिकली डिफरेंट, यस। तो बेसिकली क्लास 4 में अगर आपसे पूछे कौन सी टेक्निक से आप उसको टूथ को रिस्टोर कर रहे हो, देन दैट्स लेयरिंग टेक्निक, और उसमें वी यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ द कॉम्पोजिट, बिकॉज अगर आप नेचुरल टूथ में देखें तो हमारा जो ओक्लूजल हाफ होता है उसका कलर इज थोड़ा सा लाइटर इन ट्रांसल्यूसेंट कंपेयर टू हमारा जो सर्वाइकल हाफ है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज ये थोड़ी सी एडवांस वो है जब आप व्हेन यू आर यू नो इन यू शुड नो कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। एंड देन we have chapter 14, ठीक है, class 1 to 6 direct composite restorations, ठीक है। इसमें से I guess इसमें टेक्निक्स वगैरह ज्यादा हैं, तो आई थिंक मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन, आई थिंक आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच इन दिस, बिकॉज ये सारी क्लिनिक वाली चीजें हैं, तो आई थिंक हमने की होती हैं, और वही बात है कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत जवाब देना। दे भी दे तो कोई बात नहीं, मैं डरा नहीं रही किसी को, लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। वही बात है, मुश्किल सवाल मिस हो जाए, इट डजंट मैटर एट ऑल। सादा सवाल मिस होगा तो वो खतरे वाली बात होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक एक बहुत ज्यादा चीज RMGIC, आई थिंक ये बहुत 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 ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्पेशली अगर हम क्लास 5 कॉम्पोजिट दे रहे हैं तो हमें यूजुअली, बिकॉज हम सर्वाइकली डीप जा रहे होते हैं, वहाँ पे आपके पास GCF का फ्लो होता है,
तो वहां पे कॉम्पोजिट नहीं टिकता। तो कॉम्पोजिट को टिकाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू वो जो आप पहले RMGSC लगाते हैं, ठीक है, बिकॉज उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी जो बॉन्ड है विद द टूथ इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड विद एज कंपेयर टू कॉम्पोजिट, तो इसे हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक सैंडविच टेक्निक होती है, ठीक है, सैंडविच टेक्निक की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और उसमें भी फिर एक ओपन सैंडविच टेक्निक होती है और एक क्लोज सैंडविच टेक्निक होती है, ठीक है। तो प्लीज पढ़ें इसको, आप लोग को बहुत मेहरबानी इफ यू गाइस स्टडी इट। सो और क्या है इसमें, आई थिंक यार आई थिंक ये बस ऐसा ही है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मतलब बहुत कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है चैप्टर 15 इनडायरेक्ट टूथ कलर रेस्टोरेशंस। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें आई थिंक बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बल्कि इट्स नॉट दैट, नहीं, इनलेज एंड ऑनलेज, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इनकी इंडिकेशंस वही दोबारा सिनेरियो में पूछेंगे आपसे, डायरेक्ट कभी भी नहीं कोई पूछेगा कि हमें बताएं इनलेज की इंडिकेशंस क्या, कॉर्नर इंडिकेशंस क्या, ऑनलेज क्या होते हैं इनकी। हाँ, डेफिनेशन यू शुड नो, ठीक है। उसके अलावा आपको इंडिकेशंस पता होनी चाहिए कि क्या अगर टूथ की आपके पास what kind of situation ठीक है, do you have of the two, जिसमें आपको इनले देना पड़ेगा, किसमें आपको ऑनले देना पड़ेगा, ठीक है, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और फिर अक्सर पूछ लेते होते हैं कि इनले ऑनलेस, ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी अमेलगम टूथ प्रिपरेशन है इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, और हम अमेलगम क्यों नहीं दे देते, हम ऑनले क्यों दे रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली कास्ट मेटल की प्रिपरेशन में और अमेलगम की टूथ प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक चैप्टर 16 अगेन नॉन कैरियस रीजन होती क्या है, इनकी डेफिनेशन दोबारा से, एब्रेजन, इरोजन, एक्ट्रेजन एंड एब्फ्रैक्शन। सबसे पहले तो डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, हर किसी के अपने अपने कॉजेज है, वो सारे पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देयर इज अ ट्रीटमेंट अगेन, सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका पता होना चाहिए, सबका आना चाहिए, किसी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यू शुड नो दैट, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव, अच्छा यहाँ पे GIC, अच्छा GIC की यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास क्लिनिकल टेक्निक फॉर क्लास आइनोमर रेस्टोरेशंस, ठीक है, पेज नंबर 300 पे, उसकी इंडिकेशंस, उसकी टूथ प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। अच्छा वाइवा में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली GIC की टाइप्स पूछते हैं, किसी जगह आपको आई गेस 7 टाइप्स मिलती हैं और किसी जगह आपको 9 टाइप्स मिलती हैं, ठीक है, गूगल इट। तो ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पूछते हैं। एंड समटाइम्स GIC का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेते हैं, वो आपके जो आगे जाके एक चैप्टर है डेंटल मटेरियल्स वाला, ठीक है, उसमें दिया हुआ है, तो प्लीज डू स्टडी इट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज है जो कॉम्पोजिट की फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है, वो यू शुड नो, ठीक है, वो हम किस तरह करते हैं, कौन कौन से बर्ड्स यूज होते हैं, फिनिशिंग क्या होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन, और पॉलिशिंग क्या होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन, और हम उनमें कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे हमें दिए हुए इन चैप्टर नंबर 7, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपसे कोई पूछे कि आपने एक अमेलगम फिलिंग की है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी स्मूथ लुकिंग नहीं है, ठीक है, उस पे स्क्रैचेस हैं स्टफ एंड स्टफ, तो फिर उसको आप क्या करेंगे, तो हम बहुत एक्साइटेड होके बोलेंगे उसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग कब करेंगे, 24 घंटों से पहले नहीं करेंगे, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो इट, लेकिन यू कांट फिनिश अ पॉलिश, ठीक है, फिनिश और पॉलिश एन अमेलगम रेस्टोरेशन बिफोर 24 आवर्स, बिकॉज उसके अंदर जो है वो स्ट्रेस डेवलप होंगे और आपकी पूरी फिलिंग जो है वो फ्रैक्चर कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे somebody is saying कि चैप्टर 14 दोबारा बताते हैं, तो चैप्टर 14 वो कह रहे हैं कि चैप्टर 14 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था चैप्टर 14 में से क्या यार, चैप्टर 14 में तो सबसे पहले जो मैं पहले बात बताई थी, यहाँ पे पिट एंड फिशर सीलेंट्स है और प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशंस है, ठीक है। इसकी बहुत एक क्लियर कट वो डिस्टिंक्शन होती है कि आपने कब सीलेंट्स देने हैं और कब सीलेंट्स नहीं देने, ठीक है। तो ये प्लीज पढ़ लें। और प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन होती क्या है, किसको कहते हैं, और हम कैसे करते हैं और कब करते हैं।
किन दांतों में करेंगे, किन दांतों में नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, सबसे पहले और आपने वो डिस्कस किया था सैंडविच टेक्निक वाली बात। हाँ वो उसी के साथ, हाँ सैंडविच, हाँ हाँ सैंडविच टेक्निक वो तो उसकी है ना, रेजिन मॉडरेट RMGAC की। RMGAC जब हम सैंडविच टेक्निक कर रहे होते हैं तो हम पहले RMGAC यूज कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाट आई सेड। तो RMGA लाइनर, ठीक है, और ये लिखी हुई है एनाटॉमिक लेयरिंग टेक्निक, इंक्रीमेंटल टेक्निक भी लिखी है उसके बाद, और एनाटॉमिक लेयरिंग टेक्निक भी लिखी हुई है। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इट्स पेज 264 इफ यू हैव आर्ट एंड साइंस का एडिशन। आई हैव द साउथ एशिया एडिशन, मुझे ये नहीं पता नंबर कौन सा, बट इट्स लाइक साउथ एशिया एडिशन, ठीक है। तो इफ यू हैव दैट तो इसके पेज नंबर 264 पे, ठीक है, दैट्स द टेक्निक। एक इंक्रीमेंटल लेयरिंग टेक्निक होती है, एक एनाटॉमिक लेयरिंग टेक्निक होती है, और एक सैंडविच टेक्निक होती है। तो डू स्टडी इट, और देन आई थिंक मैंने बता दिया वो, ठीक है। और इसमें फिर डिफरेंट डिजाइन है, बॉक्स ओनली डिजाइन, स्लॉट डिजाइन, ठीक है, कंजर्वेटिव डिजाइन। ये अगेन वही वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम अमेलगम में किस तरह करेंगे और कॉम्पोजिट में कब करेंगे और क्यों करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली मेरा कहने का मकसद था पूरा चैप्टर कर दिया है। सो I think that's about it. I'm like done with my part. I've taken a lot of time. So, Dr. Noor. Dr. Inzar. Dr. Inzar. Assalamu alaikum. So we're moving on to chapter number 17, additional conservative aesthetic procedures. So ये बहुत important है when it comes to Dr. Saima, because वो उनको since वो restorative dentist है, so she tends to ask a lot of questions from this chapter. So basically आपका initial pages में से तो आपका concept regarding what are the artistic elements of a tooth के यानी कि उसका shape और form कैसे define होता है, cosmetic contouring on the incisal edges कैसे होती है, आप एक shape में tooth की illusion कैसे create कर सकते हैं in terms of width, in terms of length, in terms of height, आप उसको कैसे change कर सकते हैं, ठीक है। Symmetry, proportionality, you should know the definition of the two. What would be the width to length ratio, position alignment, इसका आपको basic concept होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा on page 306 there is 3 टर्म्स है, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड इनकी बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन भी, बिकॉज ये प्रॉफ में भी आती है। उसके बाद क्लिनिकल कंसिडरेशंस ऑफ कलर, जैसे अगर आप एक पर्सन है जिसकी आप एंटीरियर्स की फिलिंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या क्लिनिकल कंसिडरेशंस लोगे कि वो कलर एक्यूरेट हो के, अगर फीमेल पेशेंट है शी मस्ट नॉट वेयर ब्राइट कलर्स और लिपस्टिक, और आप उसको नेचुरल लाइट में लो एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। सो उसके बाद ट्रांसल्यूसेंसी आप बस रीड कर लें, बस एक MCQ आता है कि ऑन द इंसाइजल एजेस जो होते हैं वो टीथ जो होते हैं ज़रा ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द जिंजरवल और द सर्वाइकल थर्ड। सही। उसके बाद करेक्शन ऑफ डायस्टेमास, हमसे आई डोंट थिंक कोई किसी ने आज सच पूछा था, बट यू शुड नो द एटियोलॉजी, बिकॉज ये ऑर्थो में भी होती है कि क्यों हो जाता है। देन उसकी करेक्शन आप इसी तरह ऑर्थोडोंटिकली भी कर सकते हैं, पेरियो के थ्रू भी कर सकते हैं, आप उसको रेस्टोरेटिव के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रोसीजर यू शुड नो फॉर योर ओन क्लिनिकल बेनिफिट, बट प्रॉफ में आज तक आई डोंट थिंक ये आया है। उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं डिस्कलर्ड टीथ के, ब्लीचिंग वगैरह। तो ये डॉक्टर साइमा का हमारी जो इंटरनल है वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, एंड मोस्टली एग्जामिनर्स डू टेंड टू आस्क दिस क्वेश्चन, in which they do ask beginning off with कि discoloration कितने types की होती है। So you're going to tell them कि extrinsic होती है, intrinsic होती है। They're going to ask कि extrinsic है तो what would be the probable cause, intrinsic है या तो उसकी etiology क्या होगी। फिर vital है tooth, non vital है, vital treatments क्या है, non vital treatments क्या है, उनके अंदर उन techniques को walking bleach technique किसे कहते हैं, so on and so forth. So you should also know the procedure और क्या क्या chemicals उसके अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसमें से जो बेस्ट होती है, you should also know duration of treatment और ये सारा कुछ इसमें इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए हर टेक्निक का, उसके प्रोज कॉन्स, प्रोसीजर, उसके केमिकल, सब कुछ का। मूविंग ऑन टू माइक्रो एंड मैक्रो एब्रेशन, आपको यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू
कि माइक्रोब्रेशन कैसे होती है, माइक्रोब्रेशन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल्स एम्प्लॉयड जो भी सारा। फिर विनियर्स की क्लासिफिकेशन हमसे पूछी गई थी कि विनियर्स कितनी क्लासेस के होते हैं, और विनियर की बेसिकली डेफिनेशन होता क्या है विनियर, और व्हाई यूज विनियर जब आप डायरेक्ट रेस्टोरेशन कर सकते हैं कंपोजिट के साथ। सो उसकी क्लिनिकल कंसिडरेशंस होती हैं कुछ, और वो सारा कुछ तो आप डायरेक्ट विनियर्स का भी यूज करते हैं, इनडायरेक्ट विनियर्स का भी यूज करते हैं। हमारे सेंड अप का क्वेश्चन था कि नो प्रेप विनियर्स की इंडिकेशंस क्या होती हैं, तो वो आप एक दफा देख लीजिएगा, दैट्स ऑन पेज 326, हम साउथ एशियन एडिशन पढ़ते हैं। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद हाँ, विनियर्स के मटेरियल भी कि प्रेस सिरेमिक विनियर्स होते हैं एटसेट्रा, यहाँ पे लिखे हुए हैं, एच पोर्सलेन और वगैरह। तो ये आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। इन शॉर्ट चैप्टर 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ वाइवा, और इससे इस चैप्टर में से प्रॉफ में भी एक सवाल ज़रूर आता है। मूविंग ऑन टू डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी, इस चैप्टर में से एज सच प्रॉफ में कोई सवाल नहीं आता, बट ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन you will receive numerous patient complaining about sensitivity, so you should know the etiology के sensitivity होती क्या है। उसके पीछे 3 basic theories हैं, hydrodynamic, direct innervation and odontoblastic theory। तो यही उसका पूरा क्रक्स है चैप्टर का। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि व्हाट विल बी द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, क्योंकि समटाइम्स ड्यूरिंग योर क्लिनिकल वाइवा योर एग्जामिनर माइट आस्क यू के इफ अ सो पेशेंट प्रेजेंट करता है हाइपर सेंसिटिविटी के साथ, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। सो मैनेजमेंट ऑफ डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो गिवन इन दिस चैप्टर। ये 3-4 पेजेस का चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मोस्टली कॉन्सेप्ट, तो आप इसको नहीं मिस कर सकते। Moving on to chapter 19. One thing, इस पेज के एंड पे ना द मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी लिखा हुआ है, और हमारे बैच में प्रॉफ में क्वेश्चन पूछा था 2-3 बच्चों से एक्सटर्नल ने, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये जो लास्ट में लिखे हुए ना, एटलीस्ट आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं हम। डिसेंसिटाइजर्स वगैरह, सही है। नूर, आपने चैप्टर 20 हेलो जी, चैप्टर 19 मैंने करना है ना? या 19। अच्छा, अमेलगम रेस्टोरेशंस। अमेलगम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा और रिटन और जो भी, और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो वो क्लासिफिकेशन पूछते हैं वाइवा में, और बहुत पूछते हैं, हमारे कॉलेज में तो बहुत पूछते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फिर वो हाई कॉपर और लो कॉपर अमेलगम जो होते हैं, कन्वेंशनल अमेलगम जो होते हैं, उस पे चले जाते हैं क्लासिफिकेशन से ही, वहाँ पे स्विच करते हैं उस क्वेश्चन पे। अब वैसे तो ये वाइवा में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पूछते हैं सेटिंग रिएक्शंस भी, दोनों के पूछते हैं वाइवा में। और अगर उनको ये कहो कि लाइक सेटिंग रिएक्शंस हम बोल के कैसे सुनाए, नहीं, ये रेस्टो में भी पूछा था, तो ये इसमें लिखा हुआ है ना बुक में, तो वो मैम कह देती हैं ये पेज और ये पेन है तो मुझे लिख के दिखा दो, अगर नहीं बोल सकते तो सेटिंग रिएक्शन भी वाइवा में पूछते हैं, मैम तो बहुत पूछती हैं। उसके अलावा एक जिंक कंटेंट, लाइक जिंक का क्या रोल है अमेलगम में, उसकी वजह से वो जो डिलेड एक्सपेंशन और वो सारा कुछ जो है, जिंक कंटेनिंग एलॉयज और जिंक फ्री एलॉयज होते हैं, जब जिंक कंटेनिंग एलॉयज होते हैं उसमें जिंक का क्या रोल है, वो सारा उसका कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वो बताना चाहिए। फिर अमेलगम के जो फेजेस होते हैं उसमें से कौन सा वीक, ये हमारे क्लिनिकल वाइवा जब हुआ था ना तब ऐसे क्वेश्चन पूछे थे अमेलगम में से मैम ने, कौन सा वीक फेज है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्यों है, वीक क्यों है, कौन सा एलिमिनेट होता है, कौन सा दोबारा बनता है। मतलब वही है कि जो उसके रिएक्शंस है ना, जो वो उन्होंने डिटेल में पूछे थे, उसमें से एक एक बात पूछी थी, ये भी पूछा था कौन सा वीकर है, कौन सा स्ट्रॉन्गर है और सब कुछ, तो ये ज़रूर करना है। उसके अलावा इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये पता होना चाहिए अमेलगम की कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है क्या कम है। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टार्निश और करोजन है, दोनों का डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशंस, करोजन की टाइप्स और उन टाइप्स में क्या फ़र्क है वो भी पता होना चाहिए। उसके अलावा एक और जो डिफरेंस पूछती हैं मैम वो है फ्लो और क्रीप में डिफरेंस, स्ट्रेस करोजन भी पूछ लेती हैं। फ्लो और क्रीप में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दोनों की डेफिनेशन फ्लो और क्रीप की आनी चाहिए और दोनों की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी।
उसके अलावा जो मर्करी हाइजीन मैनेजमेंट है, उसका बेसिक बताना चाहिए कि आप क्लिनिक में कैसे हैंडल करते हो, बस इसमें कुछ लाइक याद करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। और एमालगम की इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह तो ये ज़्यादा रिटन नहीं आती हैं, क्लिनिक में वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 20, क्लास 1 एंड क्लास 2 एमालगम रेस्टोरेशंस। अच्छा, एक और चीज़ वही जो चैप्टर 9 में है कि सबसे पहले आपको जो जेवी ब्लैक क्लासिफिकेशन है वो ऑपरेटिव में कुछ भी ना आता हो वो ज़रूर आनी चाहिए। लाइक वो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहला स्टेप है वो कि जेवी ब्लैक क्लासिफिकेशन। कुछ लोगों को क्लासिफिकेशन आती है, ये नहीं पता होता जेवी ब्लैक क्लासिफिकेशन वही वाली है, तो आपको पता होना चाहिए जेवी ब्लैक क्लासिफिकेशन वो क्लास 1 2 3 4 है, और उसकी प्रॉपर, ये नहीं सिर्फ कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे है, उसकी जो प्रॉपर पूरी एक डेफिनेशन लिखी हुई है हर क्लास की, उसी तरह याद करनी है क्योंकि वो पूछते हैं वाइवा में। और उसके अलावा अच्छा, अब ये जो चैप्टर 20 है इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो ये ज़्यादा क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। आप जब क्लिनिकली लाइक हमें तो अब आजकल आई गेस पेशेंट नहीं होंगे वैसे भी कोरोना की वजह से, तो अगर वो फैंटम टूथ पे कराते हैं या फिर आपको फैंटम मिलता है, पेशेंट मिलता है, जो भी मिलता है, जब भी आपके पास एक्सटर्नल वो लेने आते हैं, क्लिनिकल वाइवा लेने आते हैं, तो वो उसी में से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप जहाँ जिस स्टेप पे आप होते हो, मैं जब बना रही थी, मैं कार्विंग कर रही थी, तो जब मैं एक्सटर्नल के पास लेके गई थी, मैंने फैंटम टूथ पे बनाया था, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ही कार्विंग से स्टार्ट किया था। तो फिर उसमें आपको कार्विंग की हर चीज़ पता होनी चाहिए, आप यूज़ क्या कर रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है और करते कैसे हैं। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था करके दिखाओ मेरे सामने, तो ये ज़्यादा क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें से जो वो है मेजरमेंट्स हैं कि इतनी डेप्थ है, इतना मार्जिनल, इतना रहना है, इतना छोड़ना है, और डेप्थ इतनी रखनी है, और ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये बतानी चाहिए। बर कौन से यूज़ कर रहे हैं, बर का डायमीटर क्या है। एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा था उन्होंने, कंजर्वेटिव प्रेपरेशन के लिए कौन सी बर यूज़ करोगे, तो वो 330 बर यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसमें बाकी स्टेप के सारे आने चाहिए, इसमें से कुछ जैसे चैप्टर 9 है, ये भी चैप्टर 9 ही है एक तरह से, बस उन्होंने थोड़ा सा एमालगम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अंदर ऐड की हुई है एक दो बातें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल एनामल कितना छोड़ते हैं, 1.6 to 2 mm, ये पता होना चाहिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ दे। उसके अलावा इसमें और इसमें क्या है, एक्सटेंशन सारी ये वही रीडिंग है ना, एक कॉन्सेप्ट है, क्लिनिकल के लिए इम्पोर्टेंट है ये ज़्यादा। और इसमें केबल सरफेस मार्जिन कितना रखना है, और डीसेंसिटाइजर्स के नाम पूछ लेते हैं वो कि कौन से डीसेंसिटाइजर्स यूज़ करते हैं, ये पूछा था किसी से हमारे कॉलेज में, वाइवा में पूछा था। उसके बाद ये जो एमालगम कंडेंसेशन है क्यों कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम एमालगम कंडेंसेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर तो उन्होंने आपके कॉलेज में वाइवा लाइक एक्सटर्नल के सामने या फिर इंटरनल अपने आगे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रे प्रॉपर रखी हुई है, तो वो ये भी पूछते हैं, लाइक वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लेंगी, ये वाला इंस्ट्रूमेंट मुझे उठाओ, लाइक बताओ कौन सा है ये वाला। तो मुझसे उन्होंने सारे कार्वर्स पूछे जो 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि मैं कार्विंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये और ये वाला कार्वर मुझे बताओ कौन सा है इसमें से। तो वो आपको क्लिनिकली भी पता होना चाहिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कंडेंसेशन के कंडेंसर का तो पता ही है, और कंडेंसेशन फोर्सेस लिखी हुई है यहाँ पे, कितनी देर के लिए करते हैं, और उसकी जो कंडेंसेशन प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि आपके कंडेंसर की निब का डायमीटर क्या है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बस। उसके बाद जो प्री कार्व बर्निशिंग है, प्री कार्व बर्निशिंग क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कार्विंग कर रहे हैं, फिर पोस्ट कार्व बर्निशिंग कर रहे हैं, इन सब स्टेप्स के आपको पर्पस उनका पता होना चाहिए कि कर क्यों रहे हैं, इससे क्या होगा। और ये कार्विंग वाले टॉपिक में ना एक चीज़ है फ्लैश, एमालगम फ्लैश, ये भी वाइवा में पूछते हैं, ये हमसे क्लिनिकल वाइवा में पूछा था। ओवर कार्व नहीं करना है एमालगम को, ओवर कार्विंग कब कंसिडर करते हैं कि ओवर कार्व हो गया है, जब वो 0.2 mm से ज़्यादा हो जाए उसका सब मार्जिनल डिफेक्ट, ये MCQ भी आता है। और उसके अलावा इसमें वो वही पोस्ट कार्व बर्निशिंग का भी वैसे ही, फिर क्लूजल एडजस्टमेंट करनी है, आर्टिकुलेटिंग पेपर से करते हैं, हाई स्पॉट्स को रिड्यूस कर देते हैं और दोबारा चेक करते हैं। फिर फिनिशिंग और पॉलिशिंग आता है, जैसे कॉम्पोजिट की इंपॉर्टेंट है वैसे एमालगम की भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक डेफिनेशन दोनों में क्या फ़र्क है, फिनिशिंग सिर्फ इरेगुलरिटीज़ को रिमूव करना है, पॉलिशिंग उसकी फाइनल वो स्मूथ फिनिश और उस तरह
जो अपीयरेंस होगी उसको कहते हैं, और कौन सा क्या यूज़ कर रहे हैं फिनिशिंग में और पॉलिशिंग में। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये तो ज़रूर आना चाहिए। उसके अलावा एक्सटेंसिव इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, क्लास 2 में आओ तो रिवर्स कर्व क्यों दे रहे हैं हम कैविटी में, ये पूछ लेते हैं। उसका पर्पस क्या है, हम कौन सी वॉल पे देते हैं, फेशियल वॉल पे देते हैं, लिंगुअल पे क्यों नहीं देते, क्योंकि लिंगुअल इम्ब्रेजर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है पहले से, नहीं हाँ ये रीज़न है। और उसके अलावा इसमें प्रॉक्सिमल बॉक्स है, प्रॉक्सिमल बॉक्स की डेप्थ क्या होगी, और उसमें जो उसके थोड़े बहुत फैक्टर हैं इस तरह के बेसिक वो बताने चाहिए। हम इसमें जिंजिवल डाइवर्जेंस करते हैं प्रॉक्सिमल बॉक्स में, वो क्यों करते हैं। और बाकी यही है कि हर स्टेप का आपको क्लिनिकली पता होना चाहिए। और क्लास 2 में बेवल देते हैं जिंजिवल मार्जिन पे, एक ये बात याद रखनी है। और फिनिशिंग करते हुए जिंजिवल मार्जिनल ट्रिमर से देते हैं। और अच्छा, इसमें रिटेंटिव फीचर्स कौन से हैं, रेजिस्टेंस के तो ऑलमोस्ट सेम ही है। रिटेंशन कैसे क्लास 2 में आती है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो बॉक्स ओनली पहले डॉक्टर जन्नत ने बता दिया, बॉक्स ओनली प्रेपरेशन और टेनन का, तो इस चैप्टर में इतना ही है। और एक और बात ये भी याद रखनी है कि हम अमेरिकम को कितनी देर बाद पॉलिशिंग, उसकी फिनिशिंग और पॉलिशिंग करते हैं, तो वो 24 आवर्स बाद करते हैं, तब तक क्रिस्टलाइजेशन उसकी हो जाती है। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर 21 से इंजर स्टार्ट करेंगे डॉक्टर इंजर। ओके, अब इसमें है कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशंस। ये भी इम्पोर्टेंट है बट नॉट एज इम्पोर्टेंट एज चैप्टर 20 वाज, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशंस है। हाउएवर आपको पता होना चाहिए इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो पिन रिटेन्ड अमेलगम रेस्टोरेशंस होती हैं, ठीक है, कि वो क्या होती हैं, आपको डिफाइन करना आना चाहिए, उनका क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, उसमें जो पिन्स यूज होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, सबसे अच्छी पिन्स कौन सी होती हैं। उसके अलावा पिन के जो पिन रिटेंशन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कि उसका साइज, उसका डायमीटर, उसका डिजाइन, तो ये सारी चीजें इन शॉर्ट यहाँ पे लिखी हुई हैं। नंबर ऑफ पिन्स, उनकी लोकेशन, उनका प्रिंसिपल ऑफ पिन लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यूमरस टाइम्स पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। पिन होल की प्रेपरेशन कैसे करते हैं, कौन सा बर यूज होता है, नंबर 1/4 राउंड बर इज फर्स्ट यूज्ड, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि जो पिन रिटेन्ड रेस्टोरेशंस होती हैं उनका फेलियर कहाँ पे होता है, एंड देयर इज 5 डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कहाँ होता है वो भी बुक में लिखा हुआ है। उसके अलावा अदर कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशंस में स्लॉट्स क्या होते हैं, यू शुड नो व्हाट अ कर्व इज, व्हाट इज अ प्रॉक्सिमल लॉग, अमेलगम फाउंडेशन, ये चीज़ों के नाम आपको आने चाहिए इन केस आपका एग्जामिनर बहुत करती है एंड ही और शी टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस जो बड़े एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है। यूजुअली एग्जामिनर्स व्हाट दे डू इज के सिंस ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री स्पेशली रेस्टोरेटिव ये एक बहुत लेट्स से बहुत ही एडवांसिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें से बेसिक्स पूछ के आपसे आपको फारिग कर देते हैं। या फिर अगर इस तरह कुछ एग्जामिनर्स आ जाएं वो फिर दे विल टेंड टू आस्क स्टफ लाइक कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन के कर्व क्या है, स्लॉट्स क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल लॉग क्या होता है, ठीक है, वो सारा कुछ। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 22 डेंटल सीमेंट्स, ये हमारी इंटरनल एग्जामिनर का बहुत फेवरेट चैप्टर था। सो ये दिस इज मोर और लेस डेंटल मटेरियल्स। इसमें आपको पता होना चाहिए जिंक फॉस्फेट, सो आपको पता होना चाहिए इन शॉर्ट इंडिकेशंस, और मतलब जैसे इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि आपने जिंक फॉस्फेट यूज किया है, आरएमजीआई यूज किया है, तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, आरएमजीआई और जीआईसी में क्या फर्क होता है, आप आरएमजीआईसी कब यूज करेंगे और जीआईसी कब यूज करेंगे, ठीक है, पॉलीकार्बोक्सिलेट क्यों यूज करना है, जिंक फॉस्फेट क्यों नहीं यूज करना, सो जस्ट लाइक दैट, राइट। सो उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स फॉर पल्पल प्रोटेक्शन में व्हाट इज स्मीयर लेयर वो हमने पहले ही कर लिया है, थर्मल इंसुलेशन, पल्पल मेडिकेशन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो
मुझसे आई थिंक मेरी इंटरनल एग्जामिनर ने डिस्टिंक्शन वाला क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने मुझे डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स दिए थे। वाज लाइनर एंड बेसिस, ऊपर से उसके अलावा लाइनर्स में लाइनर की क्लासिफिकेशन है, जो सीमेंट लाइनर्स होते हैं, सस्पेंशन क्या होती है, ठीक है, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। बेसिस क्या होती हैं, लाइनर और बेस में क्या डिफरेंस होता है, एंड फिर उसके बाद मूविंग ऑन टू ग्लास आयोनोमर, सेटिंग रिएक्शन ऑफ जीआईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी एग्जामिनर तो उनको बहुत अच्छा लगता था सेटिंग रिएक्शन ऑफ जीआईसी। सो उसमें फ्लोराइड कैसे रिलीजिंग, जो न्यू टेल देम कि भी आप क्यों जीआईसी यूज करते हो, लाइक क्योंकि उसकी फ्लोराइड रिलीजिंग कैपेसिटी है। सो शी इज गोना बी लाइक कि चलें आप मुझे उसका सेटिंग रिएक्शन बता दें कि फ्लोराइड कहाँ से आता है। सो यू शुड इन शॉर्ट नो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद RMGIC यू शुड नो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आपको कॉम्पोमर, कॉम्पोमर के तो बिल्कुल थोड़ा सा लिखा हुआ है कि कॉम्पोमर कब बनता है। सो उसके अलावा जियोमर क्या होता है, कॉम्पोमर क्या होता है, अगर वो आपको बहुत ही आगे ले गए हैं या आपको बहुत ही यू आर एन एक्सपेक्टेड डिस्टिंक्शन होल्डर, तो फिर आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, नॉट नेसेसरली बट they might as well ask you this, ठीक है। उसके अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्लिनिकल कंसिडरेशन ऑफ GIC ही डिस्कस हो रही है जिसमें केमिकल एडिशन की बात की है, उसकी फ्लोराइड रिलीजिंग कैपेसिटी की, एंड बस ये क्लिनिकल नोट्स में एज सच तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट लाइक ये MCQ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। So you should do this. उसके अलावा I do have a list of questions जिसमें वो clinically पूछती थी। So she would ask galvanism क्या होता है, bonded amalgam क्या होते हैं, why do we perform burnishing, what is tarnish corrosion या electrochemical corrosion में क्या difference होता है, if you just only do polishing, is it going to remove the discoloration? If it's tarnish तो फिर ये remove होगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। आप कॉम्पोजिट की फिनिशिंग किस चीज से करते हैं, अमेल्गम की फिनिशिंग किस चीज से करते हैं, पॉलिशिंग किस चीज से करते हैं, सो यू शुड नो whether you can perform amalgam की filling in class 3 and class 4 because वो aesthetically अच्छा नहीं होता, but the answer is yes, आप perform कर सकते हैं। तो वो उससे related वो फिर उसके retention और resistance features पूछ लेंगी। What to do if there is a mercury leach out is one of her favorite questions. Micro leakage पूछ सकती हैं, polymerization shrinkage पूछी जा सकती है, what is cusp capping, how is it performed, आप कब करते हो, liners versus bases आपको पता होना चाहिए। So you should know what are bevels, features of resistance form, preventive resin restoration और sealants का आपको पता होना चाहिए, affected और infected dentine के बीच में difference, ठीक है। Why should you use, there's also a very pretty famous question जो RMGIC की one of its properties की वजह से, क्योंकि वो shock absorb करती है, ठीक है। So आप उसमें RMGIC क्यों use करते हैं क्लास 5 में। उसके बाद क्योंकि आप उसमें माइक्रोफिल कॉम्पोजिट इसलिए यूज भी करते हैं बिकॉज उसका लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। ठीक है। हाउ डिलेड एक्सपेंशन ऑकर्स इन अमेल्गम, GIC के टाइप्स, हाउ डू यू रिमूव एक्सेस मर्क्यूरी, कि आपने करते वक्त मर्क्यूरी की अमेल्गम फिलिंग तो एक्सेस मर्क्यूरी आ गई तो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे, सेटिंग रिएक्शन ऑफ RMGIC GIC, हाउ वुड यू सेलेक्ट शेड, जैसे मैंने आपको एस्थेटिक वाले चैप्टर में बताया था, हाउ लॉन्ग डू आईज फटीग आफ्टर, तो जब आप शेड सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो कितनी देर लगती है, सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 seconds आपकी आई फटीग कर जाती है। सो आप यू start to make mistakes between the identification of various colors. So आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि क्या करना पड़ता है इस इफेक्ट को, you need to look at a color such as blue, आपका फिर वो सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, वो आपने बोला आर्टिकुलेशन पेपर पे आर्टिकुलेट करा के, ठीक है। फिर उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछती हैं, एंड क्लास 3 की लिंगुअल और फेशियल अप्रोचेस भी पूछती हैं। So these are a few of the most commonly asked questions. Handing over to Dr. Noor. अच्छा, और डॉक्टर साइमा ने हमसे हमारी क्लिनिकल बैच से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप एमाल्गम की फिनिशिंग या पॉलिशिंग कर रहे हैं और क्लाउडी अपीयरेंस आने लग गई है, वाइट अपीयरेंस आने लग गई है आपकी रेस्टोरेशन पे,
तो उसकी क्या रीज़न है। ये ठीक है। पेज नंबर 374 पे क्लिनिकल नोट है, उसमें लिखी हुई है ये बात कि ठीक है। मरकरी लग जाती है, जिसकी वजह से कोरोजन भी होगी और अमेलगम की स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्लाउडी अपीयरेंस होती है। और वो होता इसलिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा हम एक साथ यूज करी जा रहे हैं और हाई स्पीड पे कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हीट की वजह से ये चीज होती है। ठीक है। और वो मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी का अब भी चैप्टर नंबर पूछती हैं कि 23 मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी क्या होती है और किस रेट के बाद मर्क्यूरी टॉक्सिक हो जाता है, तो शी ऑल्सो आस्क्स कि कितनी अमाउंट के बाद होता है। तो ये आई थिंक हमने फिलिप्स में सेकेंड ईयर में डीएम में पढ़ा था कहीं कि मर्क्यूरी फ्लैश अमेलगम फ्लैश होता है, टॉक्सिसिटी होती है, क्या करना होता है रिवर्सल के लिए। सो वो अच्छा, चैप्टर 23 जो है गोल्ड रेस्टोरेशन वाला, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ छोड़ा ना जाए तो इसमें आप यूक्यूज देखें। उसके अलावा इसमें इंडिकेशंस लाइक आप गोल्ड अब तो नहीं यूज़ होता, ये पहले शायद यूज़ होता होगा, ये गोल्ड रेस्टोरेशन जो है, तो कब यूज़ करते थे, उसकी क्या इंडिकेशंस थी, ये पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर इसमें एक कोहेजन और डीगैसिंग वाला फिनोमिना लिखा हुआ है कि डीगैसिंग है और एक प्रिंसिपल्स बिहाइंड कॉम्पैक्शन, लाइक एक वो ये है कि कोहेसिव और नॉन कोहेसिव गोल्ड होता है, कॉम्पैक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म टाइप लिखा हुआ है, वो पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है, उसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह फिलिंग रिटेन रहती है। और इसमें एक डीगैसिंग लिखा हुआ है, 2 तरीक़ों से रहती है, तो ये बस इतना पता होना चाहिए। इसमें इसके अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो चैप्टर 24 है, उसमें कास्ट मेटल रेस्टोरेशन में और अमेलगम की प्रेपरेशन में और कास्ट मेटल प्रेपरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जैसे पहले डॉक्टर जन्नत ने बताया, वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा कास्ट मेटल की इंडिकेशंस पूछ सकते हैं, कब कर रहे हैं। और ये ज़्यादा क्राउन एंड ब्रिज में ये वाला चैप्टर कवर हो जाता है वैसे तो इसलिए मैंने यहाँ से कम पढ़ा हुआ है, मैंने ये वाला चैप्टर डिटेल में क्राउन एंड ब्रिज से ही किया था। उसके अलावा ये जो कास्ट मेटल रेस्टोरेशन है, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, और इसकी प्रेपरेशन के कुछ फीचर्स का एक टेबल दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर 545 पे है। उसमें कुछ जो ये जो फीचर्स लिखे हैं, तो ये यूट्यूब ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछने तो आपको एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स बताऊँ कि उसकी प्रेपरेशन में कैसे करना है। उसके अलावा डॉक्टर मारिया जब क्राउन एंड ब्रिज डिस्कस करेंगी तो वो इसको डिटेल में बता देंगी। और इसमें कुछ स्कर्ट प्रेपरेशन और कॉलर प्रेपरेशन और ये सब कुछ लाइक बेसिक होता क्या है, बस इतना। उसके अलावा इसमें ये सारा क्राउन एंड ब्रिज में कवर हो जाएगा चैप्टर। और चैप्टर 25 में क्लास 3 और क्लास 5 अमेलगम का थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो उसमें कुछ भी नहीं है, बस क्लास 3 और 5 की इंडिकेशंस पता होनी चाहिए कि क्लास 3 कब करनी है, क्लास 5 कब करनी है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दैट्स इट। रेस्टो तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है आई गेस। अब हम क्राउन एंड ब्रिज स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर मारिया मुझे अस्सलाम आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब जो है हम लोग क्राउन एंड ब्रिज के बारे में देख लेंगे। क्राउन एंड ब्रिज में से कोई बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चन वाइवा में नहीं पूछा जाता, हमारे कॉलेज में तो एटलीस्ट जो है वो इतना ज्यादा हमारे कॉलेज में इसके बारे में नहीं पूछा जाता। अब ये है इसके अंदर से कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्राउन एंड ब्रिज में से वो ये कि डिफाइन क्राउन एंड ब्रिज, के व्हाट इज क्राउन एंड ब्रिज। मतलब बेसिकली क्राउन, अभी मैं पोर्शन स्टार्ट करने लगी हूँ तो क्राउन की डेफिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कि हमारे कॉलेज में जिससे जो है वो पूछा गया है वो क्राउन की डेफिनेशन जरूर पूछते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्राउन इज द टाइप ऑफ द डेंटल रेस्टोरेशन व्हिच कंप्लीटली कैप्स और सर्कल टूथ और डेंटल इम्प्लांट। इस चीज को कहते हैं कि मतलब ऐसी रेस्टोरेशन जो कंप्लीटली जो है उस चीज को इंसर्कल करे, उसे कहते हैं क्राउन। तो अब उसके अंदर से इसके अंदर से वो ये पूछते हैं, उसके बाद इंडिकेशंस क्या होती हैं क्राउन की, उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं क्राउन की। तो उसके अलावा ये पूछा जाता है कि बेसिकली कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमें क्राउन जो है वो मस्ट देना है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम जो है वो क्राउन के अलावा कोई और पोर्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ये बहुत पूछा जाता है एक चीज जो हमारे कॉलेज में स्पेसिफिकली कि व्हाट आर अल्टरनेटिव्स टू क्राउन, कि मतलब अगर हम पेशेंट है वो क्राउन अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि क्राउन मतलब वो प्रोसीजर जो है वो एक्सपेंसिव भी है और लेंथी भी है।
तो हम उसके अलावा कौन कौन सी चीज यूज कर सकते हैं उसमें, वो जो सुनना चाहते हैं ना हमारे कॉलेज में स्पेसिफिकली, और जो एक्सटर्नल आए थे हमारे कॉलेज में वो आए थे अख्तर सईद से, उन्होंने भी ये पूछा था कि जो है वो मतलब एक पेशेंट अगर सिर्फ एस्थेटिक कंसिडरेशन के लिए आपके पास आया कि क्राउन करवा दें, उसको कुछ ट्रेनिंग वगैरह थी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, तो वो विनेयर्स थे। उन्होंने ये पूछा था कि वो विनेयर हैं, तो फिर उसके बारे में बस उन्होंने ये जर्नली ये पूछा था। और उसके बाद दूसरी चीज जो है वो एक जो चीज है वो ये पूछते हैं कि क्राउन जो है वो आपके पास, आप पेरिडोंटल स्टेटस जो है वो मतलब बेसिकली ये पूछते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्राउन को मतलब प्लेस करने में हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आती है पेरिडोंटल स्टेटस। अब जो पेरिडोंटल स्टेटस है उसके अंदर वो ये पूछते हैं, क्योंकि अगर किसी पेशेंट के जो मतलब पेरी एपिकल जो या पेरिडोंटल स्टेटस है ना, अगर पेशेंट पेरिडोंटाइटिस या किसी किस्म की भी पेरी एपिकल डिजीज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, तो वो उसकी जो क्राउन फेलियर है उसकी तरफ ज्यादा लीड करता है। एक ये बात होगी। उसके अलावा पेशेंट की एज जो है उसके अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। तो अब अल्टरनेटिव टू पोस्टीरियर क्राउन्स कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेटिव टू एंटीरियर क्राउन कौन कौन से होते हैं, हम किस तरह से करते हैं। और एक और चीज वो ये पूछते हैं, हमसे ये पूछा गया था कि मतलब अब आपने एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी डेंटिशन को एनालाइज करना है, तो आप उसके अंदर पेरी एपिकल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए जो ओपीजी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये डिपेंड करता है कि अगर हमने एक दांत का स्टेटस देखना है, उसका हमने पेरिडोंटल सारा स्टेटस देखना है, उसके अंदर केरीज रेट देखना है, तो उसके लिए हम पेरिएपिकल की तरफ जाते हैं। तो अब ये था कि उसके बाद पेरिएपिकल की तरफ जाते हैं। अगर हमने जर्नल कंसिडरेशन देखनी है कि मतलब बोन लेवल कितना है, रिजॉर्प्शन कितनी हुई है पूरे जॉ के अंदर, और अगर जो टूथ है उसके अंदर जो अपर जॉ है, मतलब अगर लेट्स सपोज हमारा लोअर 6 मिसिंग है, तो वो अपर 6 जो है वो उसकी सुप्रा इरप्शन तो नहीं होगी भी। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब एज अ होल हमने देखनी है, तो उसके लिए ओपीजे करवाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हमें सिर्फ एक सिंगल टूथ की कंसिडरेशन चेक करनी है, एक दांत की जो दांत मिसिंग है उसके साथ वाले जो हैं उसके जो एडजस्टिंग टूथ है उनकी अगर हमने वो है बोन लेवल चेक करना है या रेशियो चेक करनी है, क्राउन टू रूट रेशियो चेक करनी है, तो उसके अंदर हम ओपीजी नहीं करवाएंगे, उसके अंदर हम पेरिएपिकल करवाएंगे। तो ये जरूर पूछते थे। उसके अलावा जो है वो ये पूछा जाता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर जो है वो फेलियर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर पेशेंट का जो आप क्राउन लगा रहे हैं उसकी सक्सेस रेट किस तरह से पता चलती है। अच्छा, उसके अलावा जो ये बहुत ज्यादा एक चीज पूछते थे कि जो हमारे पास जो क्राउन है उसकी कितनी टाइप्स हैं, और उसके अंदर हम किस किस तरह से कौन सी टाइप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम मतलब कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, और कौन से मटेरियल जो है वो किस कंडीशन के अंदर हम यूज करते हैं। अब जाहिर सी बात है हम इंटीरियर्स के ऊपर हम मेटालिक क्राउन नहीं दे सकते, और जो पोस्टीरियर्स हैं उसके अंदर हम मेटालिक क्राउन ज्यादा यूज करते हैं, पीएफएम जो हो गया। तो इसलिए छोटी छोटी क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जो कि वो दूर पूछ लेते हैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब एक चीज है कि वो ये जरूर पूछते हैं कि आपने कौन सी क्राउन कटिंग, आपने जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कितने एमएम आप क्राउन कटिंग करेंगे। जैसे जो सबसे ज्यादा कम जो है वो एमएम में यूज होता है वो है मतलब जो मेटालिक क्राउन है, स्टेनलेस स्टील क्राउन हो गया, जैसे उसमें 0.5 mm सिर्फ आपको रिडक्शन करनी पड़ती है। लेकिन जो पीएफएम क्राउन है उसके अंदर जो है वो हम वो 2 to 2.5 mm जो है वो रिड्यूस करते हैं। इसी से एक क्वेश्चन पीडो रिलेटेड जो ये पूछ लेते हैं कि जो है अगर आपके पास एक पेशेंट आ गया है, बच्चा है, तो आप उसके अंदर हम कभी भी पीएफएम क्राउन नहीं देते। हम क्यों नहीं देते उसके अंदर पीएफएम क्राउन? वो हम पीएफएम क्राउन उसके अंदर इसलिए नहीं देते क्योंकि जो बच्चा है उसका जो पल्प चैम्बर है वो काफी वाइड होगा, उसकी जो डेंटिन और जो एनेमल है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर हम उसकी वो कटिंग कर देते हैं 2 mm अगर हम कटिंग करेंगे तो हम सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, हम इस तरह से हम उसका पल्प चैम्बर भी एक्सपोज कर सकते हैं। इसीलिए हम बच्चों के अंदर जो है वो हमेशा स्टेनलेस स्टील क्राउन ही देते हैं, स्पेशली जो कि प्राइमरी डेंटिशन होती है उसके अंदर। उसके अलावा बाकी ये जो रेजिडेंशियल बुक है उसके अंदर काफी अच्छा जो है ये डिटेल फ्री टेबल्स बने हुए उसके अंदर। तो वो उन टेबल्स के अंदर उन्होंने बताया था कि कौन से मटेरियल के लिए हम जो कौन से मटेरियल की इंडिकेशंस क्या हैं, उसकी जो कटिंग है वो हम कितनी करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये वाइवा में क्लिनिकल सिनेरियोस बना के भी वो पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो है वो जो ये प्रॉफ के अंदर भी अगर आ जाए तो ये काफी अच्छा रेजिडेंशियल के अंदर वो टेबल्स बने हुए हैं, तो वहां से एक दफा जो है वो गो थ्रू जरूर कर लें। उसके अलावा अब एक चीज आती है, उसको हम ये कहते हैं कि मतलब अगर हमारे पास एक पेशेंट आ गया है, हाँ एक ये चीज है वो ये पूछते हैं कि सिरेमिक और पोर्सिलिन क्राउन के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, हम कौन सा ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम जो है वो पोर्सिलिन ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? अगर हम सिरेमिक किसी कंडीशन में दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं?
तो ये जरूर वो पूछते हैं। और अच्छा एक और चीज है कि वो ये पूछते हैं कि आप जो है वो क्राउन अगर हमने पेशेंट को देना है तो उस चीज को इस तरह से आप वो करें, आपने उसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि आप वाइटल टूथ के ऊपर कौन से क्राउन्स देते हैं, आप नॉन वाइटल टूथ के ऊपर कौन कौन से क्राउन्स देते हैं, और फिर उनके एडवांटेजेस भी पूछते हैं, डिसएडवांटेजेस भी पूछते हैं। जैसे मेटालिक सिरेमिक क्राउन हो गया, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उसके अंदर पैलेटल रिडक्शन हमें कम करनी पड़ती है, और डिसएडवांटेजेस में ये आता है उसके कि उसकी मतलब मेटल है, उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती है, एस्थेटिक्स पेशेंट का अच्छा नहीं होता, और जो कॉस्ट है वो ज्यादा, उसकी जो कॉस्ट है वो मेटालिक क्राउन्स आर वेरी कॉस्टली। तो उसके अलावा जो है उनको वो जो मेटालिक क्राउन है उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि वो जो उसकी अपोजिंग टूथ होता है वो उसको ट्रॉमा कॉज करवा देता है, क्योंकि वो इतनी फोर्स, उसके अंदर फोर्स काफी ज्यादा होती है ना, तो ये पूछते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि वो ये पूछते हैं कि हम अगर कोर या फिर पोस्ट यूज कर रहे हैं पेशेंट में, तो वो जो कोर और जो पोस्ट यूज की जा रही है उसकी डेफिनेशन क्या है। कोर की डेफिनेशन डेफिनेटली पूछते हैं, पोस्ट की डेफिनेशन डेफिनेटली वो लोग पूछेंगे। वो ये जरूर पूछेंगे कोर क्या होता है, पोस्ट क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, कोर की टाइप्स क्या होती हैं, पोस्ट की टाइप्स क्या होती हैं। जो अब ये कोर की डेफिनेशन ये बुक में तो ऐसा नहीं है कहीं लिखी हुई, लेकिन हमें सर ने लिखवाई थी कि पार्ट ऑफ अ रेस्टोरेशन दैट रिप्लेसेस द मिसिंग कोरोनल टूथ स्ट्रक्चर एंड रिमेन्स ऑन इट इज कॉल्ड कोर। और पोस्ट होती है इट इज रिप्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द रूट ऑफ अ टूथ दैट हैज ऑलरेडी बीन ट्रीटेड विद द आरसीटी। अब ये जरूर वो पूछते हैं। उसके बाद अच्छा इसके अंदर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है पोस्ट की मतलब कि डिफरेंट शेप्स की पोस्ट होती हैं, तो वो उसके अंदर सबसे बेस्ट कौन सी, ये हमें एमसीक्यूज में भी आया था कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जो सबसे ज्यादा जो है वो ट्रॉमेटिक हो सकती है। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसकी वजह से रूट फ्रैक्चर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, ये आपने जरूर देखने हैं। और अच्छा रेजिस्टेंस फॉर्म क्या होती है इसके अंदर, वो जरूर आपको पता होना चाहिए। और एक ये चीज है कि कौन सा, अगर हमने एक पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसकी क्राउन कटिंग कर दिया, तो अब हम पेशेंट को वापस वैसे ही तो नहीं भेज देंगे, मतलब अब हम पेशेंट की कोई कवरिंग करके भेजेंगे, वरना पेशेंट को तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और उसका जो हमने टूथ प्रिपेयर किया होगा वो प्रिपेयर करने की वजह से उसकी जो टूथ स्ट्रक्चर है वो भी ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा। तो हम जो टेम्परेरी क्राउन देते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं बेस्ट, उसके अंदर से कौन सा है इजी अवेलेबल जो हम मतलब पेशेंट के लिहाज से वो कौन सा अच्छा है। और एक और जो सबसे हमारे कॉलेज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हम कौन सा ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिससे हम क्राउन, जो टेम्परेरी क्राउन है उसको हम प्लेस करेंगे, क्योंकि जो परमानेंट क्राउन है वो हम ज्यादातर जीआईसी से करते हैं। क्योंकि एक तो पहली बात है कि जीआईसी की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाती है टूथ के साथ। दूसरी बात ये कि अगर हम टेम्परेरी क्राउन जो है वो जीआईसी के साथ लगा देंगे, वो ये पूछते हैं कि हम टेम्परेरी क्राउन क्यों नहीं लगा सकते जीआईसी के साथ, तो इसका आंसर ये कि अगर हम टेम्परेरी क्राउन जो है वो जीआईसी के साथ लगा देंगे तो वो तो टेम्परेरी क्राउन तो उतरेगा ही नहीं, तो वो फिर पेशेंट का तो फिर अगर हम उसको उतारने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे जो हमारा ओरिजिनल टूथ है उसको ट्रॉमा भी हो सकता है। तो एक बात आपने कॉमनली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है कि सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल। हम सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है जो जिसे हम टेम्परेरी क्राउन जो प्लेस कर सकते हैं वो है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल। दूसरे नंबर पे आता है डाइकल, और तीसरे नंबर पे आता है कैविट। कैविट जो हम एंडो में रिप्लेस करते हैं, एंडो के अंदर जो कैविटी है उसको टेम्परेरी फिलिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो ये तीन बेस्ट ऑप्शन है टेम्परेरी क्राउन को लगाने के लिए। उसके अलावा जो है वो अच्छा ये जरूर पूछते हैं कि आपने जो पोस्ट है उसको किस तरह से प्लेस करना है, तो वो ये है। और वो ये पूछते हैं कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से हम प्लेस करते हैं। वहां पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे कॉलेज में वाइवा में इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने जरूर रखे होते हैं, वो पूछते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके अंदर वो ये है कि आपने जीजी ड्रिल्स के जरिए से आपने वो जीपी रिमूव करना होता है, या पीजो रिमर्स यूज करते हैं, उन्होंने दोनों रखे होते हैं। वो पूछते हैं कि आपने ये कौन सा यूज किया है। तो जिसका शेफ्ट लंबा होता है वो जीजी ड्रिल होता है, जिसका शेफ्ट जो है वो छोटा होता है उसके आगे उसका पॉइंटेड एंगल होता है वो पीजो रिमर्स होते हैं। वो ये जरूर पूछते हैं, हमसे तो जरूर पूछते हैं तकरीबन। उसके अलावा हमारे कॉलेज में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स में जो है तकरीबन सारे रखे होते हैं, और जीजी ड्रिल तो जरूर रखी होती है। फिर वो से पूछते हैं कि इसके जो है वो एडवांटेज क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो अब हमने पेशेंट का जो ये पूछा जाता है बहुत कॉमनली कि आपने जब आपने पोस्ट इंसर्ट करनी है तो आप कितने एमएम जो है वो जीपी रिमूव करेंगे। तो वो हम जो है वो हम 1/3 जीपी जो है वो कैनाल के अंदर रहने देते हैं। उसके अलावा जो 2/3 जीपी होता है कैनाल से वो हम निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। और फिर जो हम पोस्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस तरह से है, पोस्ट हम किस तरह सिलेक्ट करते हैं, हम कैसे ये देखेंगे कि हमने इंटीरियर है तो उसमें पोस्ट कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें हमने कौन सी करनी है, हमने ग्लास फाइबर यूज करना है, हमने मेटालिक करनी है, या हमने प्लास्टिक करनी है, कौन सी हम करेंगे वो जरूर पूछते हैं। वो हो गया। उसके बाद इंटीरियर्स में वो जरूर पूछते हैं
तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और जो बहुत मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये है कि स्लो स्पीड हैंड पीस और हाई स्पीड हैंड पीस में क्या डिफरेंस है। जो स्लो स्पीड हैंड पीस होता है ना, उसके जो बर्स होते हैं वो लैच टाइप होते हैं। लैच टाइप का मतलब ये है कि आप उसमें डालते हैं तो आपको पीछे से इसको बंद करना पड़ता है, उसमें जो है ना वो लॉक टाइप होता है, उसमें लॉक लगा होता है, तो वो स्लो स्पीड हैंड पीस होते हैं। जो हाई स्पीड हैंड पीस है उसके अंदर कभी भी लैच टाइप बर्स जो है वो यूज नहीं होते। ये सबसे मेजर क्वेश्चन जो हमसे तकरीबन वाइवा में, स्टैंड अप में भी पूछा था और प्रॉफ में भी पूछा गया था। उसके अलावा बाकी डिफरेंट मटेरियल्स के जो क्राउन है उनके वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछते हैं। वो ज्यादातर जो है वो रेजिडेंशियल के अंदर जो है वो बना हुआ है, वो रेजिडेंशियल में टेबल बना हुआ है, उसके अंदर वो सारा कुछ लिखा हुआ है, हर एक के अलग इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, वो आप वहां से देख लें। टेबल ही पढ़ लें बेशक अंदर से, अगर आप डिटेल नहीं भी पढ़ते तो वो दैट्स इनफ, इतना ज्यादा वो कोई बहुत ज्यादा डिटेल से वो नहीं, ये चीजें जो है वो नहीं पूछते। अच्छा, अब उसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम पिन्स नहीं प्लेस कर सकते। तो अगर हम कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें पिन्स प्लेस नहीं कर सकते, वो आपने जरूर देखना है। उसके अलावा जो है हम क्राउन जो प्रेपरेशन है उसको डिजाइन करने के प्रिंसिपल कौन से हैं, ये रोजेंशियल में लिखे हुए हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक बायोलॉजिकल है, मैकेनिकल है और एस्थेटिक्स है। ये यूक्यू भी है, ये टेस्ट में भी तकरीबन आ जाता है और ये वाइवा में भी जरूर पूछते हैं। तो ये जरूर आपने देख लेना। ये एक डायग्राम सी बनी हुई है, गोल गोल से जो है ना वो बने हुए हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो पाई डायग्राम टाइप इस तरह कुछ बना हुआ है, तो वो जो है ना वो आपने जरूर देख लेना है। उसके अलावा जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने अपने माइंड में रखने हैं जब हम जो है वो क्राउन को डिजाइन करने लगे हैं, हम क्राउन प्रेपरेशन करने लगे हैं, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो फैक्टर्स आते हैं वो हमने देखने के रिलेटेड टू फंक्शन होते हैं, कि हमने देखने के पेशेंट की ओक्लूजन कैसी है, पेशेंट का जो फ्रैक्चर वियर है, पेशेंट कहीं वो क्या होता है, टूथ वेयर तो नहीं है पेशेंट का बहुत ज्यादा। उसके अलावा हमने ये देखना है कि पेशेंट की लेबियल, बक्कल, साइजल, प्रोक्सिमल जो रिडक्शंस हैं वो हम कितनी कर सकते हैं, कितनी स्पेस है वहां पे, और जो सुप्रा इरप्शन तो नहीं हुई हुई, अगर सुप्रा इरप्शन हुई हुई अगर किसी टूथ की, तो उसको हम किस तरह से क्राउन लेंथनिंग करते हैं, या फिर किस तरह से हम पेशेंट का जो है उस चीज को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। उसके अलावा हमने अक्लूजल रिडक्शन देखनी है पोस्टीरियर की, कितनी हमने करनी है। क्राउन के मार्जिन देखने हैं कि हमने किस तरह के मार्जिन रखने हैं, हमने शोल्डर बनाना है, हमने क्राउन की जो प्रेपरेशन है, फिनिशिंग लाइन की डेफिनेशन आपको मस्ट आनी चाहिए। फिनिशिंग लाइन हम क्या होती है, उसके क्या कितने टाइप्स की होती है, इसमें शोल्डर होता है, शेम्फर होता है और बाकी भी नाइफ एज होता है, और उसके अलावा बाकी भी है वो आपने जरूर देख लेने। उनका इंडिकेशन क्या है, ये भी टेबल बना हुआ है रोजेंशियल में। इंडिकेशन क्या है, इसकी काउंटर इंडिकेशन क्या है, कौन सी फिनिशिंग लाइन हम किस मटेरियल के लिए करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने ये देखना है कि हमारा जो एडजेसेंट टीथ है, जिसके साथ हम जिस टीथ के साथ हम क्राउन प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमने उसको डैमेज से बचाना है। हमने पाथ ऑफ इंसर्शन जरूर 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 देखनी है। उसके अलावा जो पेरियो हेल्थ है पेशेंट की, जो पेरिडोंटल स्टेटस है, वो अगर इनएडिक्वेट है, कोई ओवरजेट है, कोई ओवरबाइट है, अगर कोई उसके अंदर प्लैक अक्यूमुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हुई हुई है, पेशेंट की पेरियो है, पॉकेट्स बनी हुई है, तो हमने पेरियो सर्जरी करवानी है, क्राउन लेंथनिंग करवानी है। इसके बगैर अगर आपने डायरेक्ट पेरियो को अगर आपने जो मतलब सक्सेस ऑफ आप ये कह सकते हैं कि सक्सेस ऑफ क्राउन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेरिडोंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। अगर आपके पेशेंट का पेरिडोंटल स्टेटस पुअर था तो आप समझ लें, और आपने उसको एड्रेस नहीं किया, आपने वैसे ही जो है वो क्राउन लगा दिया है, तो आप ये समझ लें कि योर क्राउन इज अ टोटल फेलियर। तो अब उसके बाद जो है वो आपको बेसिकली ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि आपने पल्प स्टेटस को जरूर जो है वो देखना है। पल्प स्टेटस को देखना है, आपने बायोकेमिकल कंसिडरेशंस देखनी है, कि देखना है कि आपने फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो दांत के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। आप इंटीरियर क्राउन देने लगे हैं तो वो एस्थेटिक्स है, तो आपको वो जो क्राउन है वो अगर आप जो लेस उसके साथ देते हैं, जो मतलब ये कि अगर वो पेशेंट की वो उसकी जो वेट केयरिंग कैपेसिटी है, मेस्टिकेशन में वो उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा, तो उसके अंदर आप जो है वो अगर सिरेमिक क्राउन भी दे देते हैं क्योंकि वो एस्थेटिक्स हैं, या जिरकोनियम क्राउन दे देते हैं, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर पोस्टीरियर्स के अंदर आप सिरेमिक्स क्राउन दे देते हैं, वो तो मेस्टिकेशन की फोर्स की वजह से उसके फेलियर के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। हमने अब ये देखना है कि जैसे अब कोई अगर आपके पास आ गया है पेशेंट, तो उस पेशेंट के अंदर आपने ये देखना है कि रिटेंशन कैसे कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रूथ के अंदर। रिटेंशन जो है वो ये पूछते हैं कि रिटेंशन किस तरह से आ सकती है। उसके अलावा एक और चीज कि कौन कौन से ऐसे जो है वो ऐसे आप मेथड्स यूज करते हैं, मतलब कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर क्राउन फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है।
जिसको हमने बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है, उसमें सबसे पहले आता है इंप्रेशन। हमने पेशेंट की क्राउन प्रेप कर दी, उसके बाद हमने जब पेशेंट का इंप्रेशन लेना है तो वो एक तो हमने लेना होता है पॉलीसल्फाइड से, ठीक हो गया। उसके अलावा हम एल्जीनेट भी यूज कर लेते हैं क्योंकि पॉलीसल्फाइड्स और मतलब कॉस्ट, उनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, वो एक्सपेंसिव है थोड़े। तो अब एक ये है कि सबसे पहले हमने देखना है कहाँ कहाँ पे हमारी जो प्रेपरेशन है, टूथ प्रेपरेशन, वो खराब हो सकती है। वो सबसे पहले ये होता है इंप्रेशन में। जब इंप्रेशन लेते हैं, अगर हम उसको मतलब अगर हम अच्छे तरीके से उसको जो है वो पेशेंट के मुंह में ट्रेज इंसर्ट करते हैं, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपका टूथ स्ट्रक्चर ऑलरेडी लॉस था, टूथ स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो है फ्रेजाइल था, तो उसके अंदर वो टूटने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी जहाँ पे जो टूट सकते हैं ना, जो हमारा परमानेंट टूथ है उसका फ्रैक्चर हो सकता है, वो है टेम्परेरी क्राउन प्लेसमेंट। जब हम टेम्परेरी क्राउन पेशेंट के मुंह में लगा रहे होते हैं तब बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात है, जब टेम्परेरी क्राउन उतार रहे होते हैं तब 98% चांसेस है कि अगर आपने सही टेक्निक फॉलो ना की, अगर आपने अच्छे तरीके से उसको असेस ना किया, तो वो पेशेंट का जो है वो जो आपने टूथ प्रेप किया हुआ था वो ऑलरेडी जो है वो वीक हो गया होता है, वो फ्रेजाइल हो गया हो सकता है, उसकी कटिंग इतनी ज्यादा करते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से जो है वो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो है दांत वो टूट सकता है। दूसरा है ट्राई पोजिशन, कि जब हम पेशेंट का आ गया, पेशेंट को अभी हमने दांत लगाने हैं, हमने ये देखना है कि ये पेशेंट के मुंह में जो दांत हैं वो सही लग रहे हैं या नहीं ठीक लग रहे हैं। तो ये 3-4 स्टेप्स है। चौथा एक और स्टेप है सीमेंटेशन। जब हम सीमेंटेशन कर रहे होते हैं, अगर हम जो क्राउन है उसको बहुत ज्यादा प्रेस कर दें, पेशेंट को हम कहते हैं कि आप जो है ये कॉटन को रोल्स बना के पेशेंट को बाइट करवाते हैं उसके ऊपर। अगर पेशेंट उसके ड्यूरेशन के अंदर अगर पेशेंट बहुत ज्यादा उसको फोर्स के साथ जो है वो बंद कर ले दांतों को, तो क्राउन फेलियर जो होने के उसके चांसेस है काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके अलावा जो है वो उसके अलावा बाकी जो है मतलब इसमें से इतना ज्यादा प्रिपरेशन में से बस यही पूछते हैं ज्यादा, इसके अंदर जो आपने बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा, एक और चीज है वो है किनाइन गाइडेंस। वो ये मोर और लेस जो है वो प्रोस्थो रिलेटेड टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर वो पूछ लेते हैं कि आप जो है पेशेंट की किनाइन गाइडेंस क्या होती है, क्राउन के अंदर ये किस तरह से आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से आप इसको वो देखेंगे कि आपने जो है वो ओक्लूजल कंसिडरेशंस आपने देखनी है, क्राउन प्रिपरेशन, इंटीरियर कैनाइन गाइडेंस और इंटीरियर गाइडेंस जो है वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब उसके अलावा अब ये चीज है कि आपके पास पेशेंट आ गया है, आपने उसको स्टार्ट से डील किस तरह से करना है। हम कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जिनको हमने कंसिडर करना है। सबसे पहले ये कि आपने पेशेंट की एज देखनी है, उसकी आपने ये देखना है। एक और चीज कि पेशेंट की आपने ओरल हाइजीन को जरूर 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 असेस करना है। अगर पेशेंट के दांत पहले ही कैलकुलस से भरे हुए हैं, अगर उसके प्लाक इतना ज्यादा है कि उसने वो जो है, कुछ पेशेंट्स इतने वो माशाल्लाह होते हैं, वो कहते हैं हम तो दिन में 2 दफा ब्रश कर रहे हैं। ओरल कैविटी उनकी कैलकुलस से भरी पड़ी होती है, भाई वो पता नहीं कैसा ब्रश है जिससे कैलकुलस जो है वो इतना इतना ज्यादा डिपॉजिट हो गया कि वो कहते हैं हम तो इतने अरसे से सुबह शाम ब्रश करते हैं, पता नहीं कैसे हो गया। तो इसका मतलब ये वो ब्रश नहीं कर रहे, या तो वो आपको जो है वो ब्लफ कर रहे हैं, या फिर उसका मतलब उनकी कोई ब्रशिंग टेक्निक नहीं ठीक, या वो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अब ये है कि इसके अलावा आपने ओरल हाइजीन को बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा आपने देखना है। उसके अलावा जो प्राइम इंपॉर्टेंट पेशेंट फैक्टर है ना, उसमें सबसे पहले ओरल हाइजीन, पेरियोस्टेटस और ओक्लूजन है। ये 3 चीजें हैं जिनको आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि जो है वो आप इनको निग्लेक्ट कर दें, क्योंकि ये क्राउन फेलियर की तरफ आपको बहुत इजीली ले देंगे। जब आपने पेशेंट को एक क्राउन 10,000 का लगाया हुआ, तो पेशेंट आके वो पेशेंट ने पेरियोस्टेटस खुद अपने ओरल हाइजीन खुद मैनेज नहीं की, उसकी वजह से उसका क्राउन फेलियर में चला जाएगा। वो आके सारा ब्लेम आपको करेगा कि आपने जो क्राउन है वो तो आपने मेरा ठीक नहीं लगाया, ये तो क्राउन उतर गया, मुझे इसमें सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई है। वो 101 बहाने लेके आ जाएगा, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। तो ये आपने सारी चीजें पेशेंट को पहले गाइड करके फिर उसके बाद जो है वो बतानी है। उसके बाद आपने जो है, अच्छा एक चीज है कि हम एक उसको कहते हैं कि जब पेशेंट आ जाता है उसकी फिर हम जब इंप्रेशन लेते हैं, उसकी कास्ट बना के, सारा लैब वर्क है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं मोकअप। वो मोकअप क्या होता है? मोकअप ये होता है कि वो जो है मतलब पेशेंट की जो वैक्स टीथ होते हैं ना, वैक्स का एक दांत बना के बिफोर लेबोरेटरी प्रोसीजर, वो बना के लेबोरेटरी वाले ही बना के भेजते हैं। वो बना के आपने सिर्फ पेशेंट के मुंह में लगा के देखना होता है, वो वैक्स का दांत होता है, कि वो किस तरह से लग रहा है, वो सही लग रहा है या नहीं सही लग रहा, वो पेशेंट की ओक्लूजन ठीक है उसमें, या उसे बाइट बहुत ज्यादा जोर की नहीं करवाना क्योंकि वैक्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको ये बस पता होनी चाहिए जनरल। उसके अलावा जो एक चीज है ना, वो ये है कि आपने फोटोग्राफ्स जरूर लेनी है। हमें तो उन्होंने ये कहा है, उसके अंदर ये पूछते भी थे कि अगर आप फोटोग्राफ्स नहीं लेते तो जो है उसके अंदर फिर पेशेंट जो है वो बाद में
आपकी जो कलर सिलेक्शन है वो सारी वैसी है जैसे हम ऑपरेटिव के अंदर करते हैं, कि आप पेशेंट को पहले कलर सिलेक्शन सिखाते हैं, उसके डिफरेंट शेड्स होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो उसके अंदर ये कि फोटोग्राफ्स आपने जरूर लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट अगर कल को आपको किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहा है तो आप उसको बता सकें। इंट्राओरल हमें उन्होंने ये सिखाया है कि आपने इंट्राओरल फोटोग्राफ्स के ऊपर जो है वो कभी भी वो नहीं करना, कि ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मतलब ये है। उसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक्सियल साइड से कितनी रिडक्शन करते हैं, हम ओक्लूजल साइड से कितनी रिडक्शन करते हैं, कौन कौन से बर्स इसके अंदर यूज होते हैं, एनेमल की कटिंग के लिए हम कौन से बर यूज करते हैं, एनेमल की कटिंग के लिए हम डायमंड बर यूज करते हैं, डेंटिन के लिए हम कौन से करते हैं, या अगर पेशेंट के मुंह में अमलगम फिलिंग है उसके लिए हम कौन से बर यूज करेंगे, वो डायमंड या फिर टंगस्टन बर्स होते हैं। और शेप ऑफ बर क्या होती है, ठीक है, शेप ऑफ बर जो है ना वो हम एक और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है कि हम जो हमारे टूथ का कंटूर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम चूज करते हैं शेप ऑफ बर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शोल्डर जो है वो हम क्यों देते हैं, बेवल जो है वो कितने एंगल्स पे देंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो एक्सियल रिडक्शन कितनी करेंगे, हर साइड की लेबियल, लिंगुअल, मीजो डिस्टल रिडक्शन हम कितने कितने एमएम किस 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 क्राउन मटेरियल के लिए कौन कौन सा करते हैं, ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो बस ये जर्नल, इसके बारे में आपको इतना इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस आपको जर्नल जो है वो पता होना चाहिए। जीजी ड्रिल्स को प्लीज एक दफा जो है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जरूर पूछेंगे इसके बारे में। हमारे कॉलेज में तो एटलीस्ट जो है ना वो कभी भी मतलब उन्होंने ऑपरेटिव के एंडो के वाइवा में भी जीजी ड्रिल रखी होती है उन्होंने। तो अब ये है उसके अलावा कि टेम्परेरी क्राउन्स जो है वो हम कब कब दे सकते हैं, किस किस तरह से दे सकते हैं, डिफरेंस क्या होता है टेम्परेरी क्राउन में और प्रोविजनल क्राउन में। टेम्परेरी क्राउन ये है कि वो ज्यादा अरसे तक नहीं चलते, उनको हमने रिप्लेस करना ही होता है। उसके अलावा जो प्रोविजनल क्राउन्स हैं वो जो होते हैं जो हम लैब में फैब्रिकेटेड करते हैं। अब जो टेम्परेरी क्राउन है वो हम क्लिनिक में भी बना सकते हैं, वो प्री फैब्रिकेटेड भी ले सकते हैं। इन सबके जो है वो आपको जनरल सी बातें पता होनी चाहिए, इतना ज्यादा डिटेल में इसके बारे में कुछ नहीं पूछते। तो मेरा ख्याल है कि आई गेस आई एम डन विद क्राउन्स। उसके अलावा अच्छा ये जरूर पूछते हैं कि सीमेंटेशन किस तरह से करते हैं। मैंने वैसे पहले बता दिया कि टेम्परेरी क्राउन की सीमेंटेशन किस तरह से करेंगे, परमानेंट क्राउन की जो सीमेंटेशन है वो किस तरह से करेंगे। उसके अलावा जो है वो बस मतलब कौन कौन से सीमेंट्स जो हैं वो हम यूज करते हैं, उनकी जो वर्किंग टाइम कैपेसिटी है वो कितनी है, अगर हमने जो है वो यूज करना है, इंप्रेशन टेक्निक्स हम कौन कौन सी यूज करते हैं, हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। अच्छा एक प्रेपरेशन में मेरे से एक चीज मिस हो गई है, वो ये कि प्रेपरेशन दो टाइप की होती है, एक सब जिंजुअल होती है, एक सुप्रा जिंजुअल होती है। सब जिंजुअल हम किन केसेस में करते हैं, सुप्रा जिंजुअल हम किन केसेस में करते हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनको किस तरह से जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो एक और चीज जो इसके अंदर वो ये पूछते हैं कि हम अगर हम सब जिंजुअल प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन सब जिंजुअल प्रिपरेशंस के अंदर हम जिंजुअल रिट्रैक्शन किस तरह से करेंगे। ये यूक्यू भी है कि कौन कौन से हम रिट्रैक्शन कॉर्ड यूज करते हैं, और हमसे तो जरूर पूछते हैं कि आप रिट्रैक्शन कॉर्ड जो है वो 0 के 00 भी होते हैं, 000 भी होते हैं, टेट्रा 0 भी होते हैं, तो ये साइज के अकॉर्डिंग है। हम थिक मिकोजा के अंदर कौन सा यूज करेंगे रिट्रैक्शन कॉर्ड, थिन मिकोजा के अंदर जो है वो कौन सा यूज कर लेंगे, कौन सा रिट्रैक्शन कोड जो है वो हम यूज करेंगे, ये जो है वो जरूर पूछते हैं। उसके अलावा बस ये कि एक ये कि आपने रेडियोग्राफ ट्राई इन पे आपने रेडियोग्राफ जरूर लेने हैं कि कहीं से आपका कॉन्टूर ज्यादा तो नहीं है, सुप्रा बल्ज तो नहीं हो रहा, कहीं से इंफ्रा बल्ज तो नहीं हो रहा। ट्राई इन से मतलब आपने फाइनल सीमेंटेशन से पहले एक दफा एक्सरे जरूर करवाना है पेरिएपिकल, ताकि उसके अंदर आप पूरा क्राउन का जो स्टेटस है उसको इवेल्युएट कर लें, क्योंकि एक दफा सीमेंटेशन हो गई तो फिर आपको क्राउन काट के निकालना पड़ना है। उसके अलावा ये नहीं कि आपने क्राउन टेम्परेरी क्राउन की तरह वो आराम से उतर जाता है, ऐसे नहीं है। तो एक दफा ट्राई इन जब आप कर रहे होंगे तब आपने पेशेंट का एक्सरे जरूर लेना है, ताकि आप देख सकें कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मिस हो गई है या कोई वो तो नहीं आ रही। अच्छा उसके अलावा अब आते हैं मूविंग ऑन ब्रिजेस में से इतना ज्यादा वो कुछ नहीं पूछते। ब्रिजेस के भी रोसेंशियल में टेबल्स हैं और वो बहुत अच्छे टेबल्स हैं, उनको एक दफा गो थ्रू कर लें अंदर से, बेशक आप थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे तो वो चल देगा। ब्रिज की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रिज के टाइप्स क्या होते हैं, और अच्छा इंटीरियर्स में हम कौन कौन से ब्रिज यूज कर सकते हैं, ये यूक्यूब भी है कि अगर आपके पास पेशेंट आया और उसका इंटीरियर कोई एक मिसिंग है तो आप उसमें कौन कौन से जो है वो ब्रिजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टीरियर में हम कौन से ब्रिजेस इस्तेमाल करते हैं। ब्रिज के अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे ना ब्रिज की डेफिनेशन के बाद, वो पूछेंगे एंटीज लॉ क्या होता है। एंटीज लॉ ये होता है कि हमने जो टूथ रिप्लेस करना है, जो हमारा पोंटिक होगा, तो वो उसकी जो मतलब डेस्कबोर्ड अगर 6 है तो उसका जो रूट सरफेस एरिया जो हमने रिप्लेस करना है वो हमारे जो जिनसे हम सपोर्ट ले रहे हैं दांत, उन दांतों से जो है वो उसका उन दांतों से बड़ा होना चाहिए। एंटीज लॉ के बारे में आपको जो है वो जरूर पता होना चाहिए। आपने ये देखना है कि आप जो
यूज कर रहे हैं ब्रिज, उस ब्रिज की जो है वो लाइफ स्पैन कितना है। अच्छा, इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, पोन्टिक हो गई और स्पैन हो गया, और उसके अलावा मुझे अभी सिर्फ 2-4 याद आ रही हैं, बाकी मेरे जहन में इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जो है ये जरूर देख लें एक दफा कि ये इसकी डेफिनेशन वो बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब वो स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। हाँ, जैसे सैडल हो गया, वो क्या होती है, अबटमेंट क्या होता है, रिटेनर क्या होता है, पोन्टिक क्या होता है, स्पैन क्या है, पियर क्या है, यूनिट क्या है, कनेक्टर क्या है, ये सारी चीजें जो है एमसीक्यू में भी आती हैं, और ये वाइवा में इनकी डेफिनेशन जो है वो जरूर पूछेंगे। और एक डॉक्टर और मारिया, जो आपको याद नहीं आ रहा वो चीज है कि वो ब्रिज के पार्ट्स पूछते हैं कि हाँ, कौन कौन हाँ, से पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या बिल्कुल, फंक्शन है, और उसकी डेफिनेशन टाइप भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर, आपने बिल्कुल ठीक है, ये यही है। और ये हमारे वहाँ पे उन्होंने ब्रिज रखा भी होता है, वो पूछते वो कहते हैं कि ब्रिज उठाएं और आप बताएं इसके अंदर से ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, बकायदा उन्होंने जो है वो पूछते हैं, वो उन्होंने वहाँ ब्रिज रखा होता है। तो अब ये है कि ये सारी चीजें जो आपको पता नहीं चाहिए। अच्छा, फोर जो है ना वो बेसिक डिजाइन क्या होते हैं ब्रिज के, हम फिक्स भी है, एमसीक्यू एससीक्यू भी है, और वैसे भी वो पूछ लेते हैं कि फिक्स ब्रिज कौन सा होता है, फिक्स मूवेबल ब्रिज कौन से हैं। ये सारा कुछ यूरोजेंशियल के टेबल्स में इतना प्यारा लिखा हुआ है ना कि मजा आ जाता है पढ़ के वहां से। तो टेबल्स आप कर लें तो वही ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने जो है वो पेशेंट के वो बाकी आपने ये देखने होते हैं कि एडवांटेजेस किस के क्या हैं, कौन सा अगर आप टाइप ऑफ डिजाइन यूज कर रहे हैं ब्रिज का, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एक और चीज जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है पोन्टिक। पोन्टिक की टाइप्स क्या होती हैं, यूक्यू भी है ये, ठीक है। कौन से स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आप कौन सा स्पेसिफिक जो है वो पोन्टिक यूज करेंगे, ठीक है। और वो जो है उनके क्या फायदे हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और प्रिंसिपल क्या है डिजाइन करने का पोन्टिक। अगर आप एक पोन्टिक जो है वो डिजाइन करने लगे हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपने जो पेशेंट की रिज है उसको देख के अकॉर्डिंगली हम ज्यादातर पोन्टिक की सिलेक्शन करते हैं कि अच्छा उसके अंदर एक चीज है कि डूम शेप भी होता है पोन्टिक, रिज लैब भी होता है, मॉडिफाइड रिज लैब भी होता है, ठीक है, सैनिटरी है, हाइजीनिक है। ये इसकी काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन है, ये रेजिडेंशियल में लिखी हुई है, वहां से आप एक दफा देख लें, टेबल बना हुआ है इसके, उस टेबल के अंदर जो है वो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंडिकेशन, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक जो है वो एक है कि क्राइटेरिया फॉर पोन्टिक डिजाइन, ये वो जरूर पूछने के क्या क्राइटेरिया जिसके ऊपर आप जो पोन्टिक है उसको डिजाइन कर सकते हो। उसमें सबसे पहली बात आती है असेसिबिलिटी फॉर क्लीनिंग। एक पेशेंट आ गया, वो इतना एल्डरली है, वो क्लीन कर ही नहीं सकता उसको, कि आपने उसको फ्लॉस के थ्रू जो है उसको क्लीन करना होता है। वो अब उसके तो फिर उसको हमने उसके अकॉर्डिंगली देना है, पेशेंट कंफर्ट किस तरह और पेशेंट कन्वीनियंट किस तरह रहेगा, ये सारी कुछ चीजें छोटी छोटी तो आपको जो ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो है अच्छा एक और चीज है वो है कनेक्टर्स। अब जो कनेक्टर्स है ना वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं, इसकी इंडिकेशंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए, और मूवेबल भी होने चाहिए, मूवेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ये है कि हम शॉर्ट स्पैन में कौन सा यूज करते हैं, लॉन्ग स्पैन में कौन सा यूज करते हैं, हम ब्रिज डिजाइन किस चीज के ऊपर कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम जो है वो अपने कंसिडर के हम जो ब्रिज डिजाइन है उसको ब्रिज को हम डिजाइन करेंगे, वो आपने जरूर देखना है। एंटीज लॉ मैं बार बार कह रही हूँ, आपने नहीं छोड़ना ये आपसे। अगर वो उन्होंने क्राउन एंड ब्रिज का वाइवा शुरू कर लिया है तो वो ब्रिज में से आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो है वो एंटीज लॉ ना पूछे। अब उसके अलावा जो है बाकी इतना ज्यादा इसमें से ब्रिज में से इतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछते, क्राउन में से फिर भी डिटेल पूछ लेते हैं। बाकी ये कैंटिलीवर जो है वो डिजाइन होते हैं, उसके अलावा फिक्स होते हैं, फिक्स मूवेबल होते हैं, वो ये जरूर पूछेंगे कि अगर आपके पास एक पेशेंट आ गया उसका एक कोई दांत मिसिंग है तो वो आपको कैसे रिप्लेस करेंगे, आप कौन सी टेक्निक जो है ना, कौन सा डिजाइन आप चूज करेंगे। बाकी उसके अलावा ऐसा इतने ज्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता, डिटेल इतनी ज्यादा ब्रिजेस से नहीं पूछते। क्राउन से फिर भी पूछ लेते हैं कि जो है वो मटेरियल कौन सा यूज करेंगे आप क्राउन के लिए, ब्रिज के लिए, सॉरी, कि ब्रिज के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं, कौन कौन से डिजाइन होने चाहिए हैं। और उसके अच्छा जो हमसे जो है ना हमारे कॉलेज में वो ये जरूर पूछा जाता है कि आप ब्रिज की हाइजीन को कैसे मेंटेन करेंगे। टाइप्स ऑफ कुछ ब्रशेस होती हैं जो हम जो है वो देते हैं पेशेंट को, हम ये देखते हैं कि वो कौन ब्रिज है वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सा जो टूथ ब्रश है वो हम कौन से, वो बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से टूथ ब्रशेस होते हैं, उसमें सॉफ्ट भी होते हैं, एक बॉटल डिजाइन होता है। फ्लॉस हम यूज करवाते हैं पेशेंट को, हम ज्यादातर फ्लॉस ही देते हैं क्योंकि यहाँ पे वो इतने ज्यादा कॉमनली अवेलेबल नहीं है ब्रशेस, लेकिन इनके बारे में वो पूछते जरूर है कि कौन कौन से ब्रशेस है। बस आई गेस आई एम डन विद इट, क्राउन एंड ब्रिज। उसके अलावा ब्रिज में से इतनी ज्यादा डिटेल में से वो लोग कुछ नहीं पूछते, बस ये एंटीज लॉ, पोन्टिक के डिजाइन और कौन सी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किस कंडीशन के अंदर हम कौन सी जो है वो देंगे, कौन सा डिजाइन देंगे, और उसके अलावा इनकी प्रेपरेशंस कैसे होती हैं, बस यही पूछते हैं। ब्रिज में से इतना ज्यादा डिटेल वाइवा हमसे तो एटलीस्ट नहीं लिया जाता। अगर आई एम डन विद इट, अगर किसी ने कुछ और ऐड करना है तो मोस्ट हमारे कॉलेज में क्वेश्चन पूछते हैं टेलीस्कोपिक क्राउन क्या होता है, तो वो सब एक दफा देखते हैं।
हमसे सेंड अप में पूछा था उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि प्रॉफ ने क्वेश्चन काट के आना कि टेलीस्कोपिक क्राउन क्या होता है। तो वो आई गेस बुक में कहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन वो ढूंढना थोड़ा बुक से मुश्किल है, तो उसको आप गूगल से देख लें। और बाकी डॉक्टर मारिया ने इतना बता दिया, इतना तो मुझे भी नहीं पता था। तो आई गेस आज के लिए ना हम रेस्टो और क्राउन एंड ब्रिज को ख़त्म करते हैं, और एंडो और पीडो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और इस तरह अगर हम अभी एंडो करेंगे तो फिर हमें बहुत जल्दी से करना पड़ेगा, और वो फिर क्योंकि एंडो को डिटेल में पूछते हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छे से बताने के लिए टाइम चाहिए। तो अभी आई गेस हम यहीं पे एंड करते हैं। क्या ख्याल है आपका डॉक्टर मारिया? हाँ जी ठीक है, मेरे से आई एम फाइन विद इट, ठीक है। क्योंकि एंडो में बताना पड़ता है, थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो पूरा वाइवा एंडो पे था, तो रेस्टो में से तो कुछ पूछा ही नहीं था मुझसे, सिवाय एक्सटर्नल ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो आई गेस हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर कल हम दोबारा से करेंगे ऑपरेटिव का ही, उसमें हम पीडो और एंडो डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है फरूक। थैंक यू वेरी मच आप सब पैनलिस्ट का कि आज आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे कल इंशाल्लाह, तो उसमें एंडो और क्राउन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच स्पीकर्स, खुदा हाफिज़।